Yesterday we had studied up to open market operations. ठीक है, we had studied two traditional quantitative methods of credit control. First was bank rate policy, और उसको डिस्काउंट रेट पॉलिसी भी कहते हैं, जो मैंने आपको बताया डिस्काउंट के रेट जो है चेंज करता है, जिसको बैंक रेट भी हम कहते हैं. Second was open market operations, in which the RBI sells or purchases the securities, bills and bonds in open market from the banks and general public. ठीक है, ओपन मार्केट में जब आरबीआई बैंकों या पब्लिक से सिक्योरिटीज़, बिल्स और बॉन्ड्स का सेल और परचेज करता है to control inflation and development, it is called open market operation. Okay, next quantitative traditional method is variable reserve ratio. Variable reserve ratio, see, इसमें क्या होता है कि कुछ रिजर्व रेशियो होते हैं जो कि वेरिएबल होते हैं, यानी कि जिनको घटाया बढ़ाया जा सकता है, बदला वेरी किया जा सकता है. देखिए क्या नाम है, वेरिएबल यानी जो वेरी होता है. रिजर्व आपको बताया था कि कुछ जो जमा करके कहीं रखा जाए उसको रिजर्व कहते हैं. और रेशियो तो आप जानते हैं, रेशियो. तो इसमें क्या होता है कि कुछ रिजर्व रेशियोज होते हैं जिनको आरबीआई घटाता या बढ़ाता है टू कंट्रोल द क्रेडिट क्रिएशन. क्रेडिट, देखिए, इन दीज मेथड्स द आरबीआई द रिजर्व्स दैट शेड्यूल्ड बैंक्स हैव टू मेंटेन आर वेरीड टू कंट्रोल द क्रेडिट क्रिएशन. अब क्या है कि जो आरबीआई है और जो बैंक्स हैं जिनको कि हम शेड्यूल्ड बैंक्स कहते हैं. शेड्यूल्ड बैंक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इन बैंकों का नाम आरबीआई के एक लिस्ट में होता है, एक शेड्यूल में होता है. शेड्यूल का मतलब बताया आपको, लिस्ट होता है. तो एक लिस्ट होती है जिसमें बैंक्स का वो नाम एक मेंटेन करता है. अलग अलग तरह के जो बैंक हैं उनके लिए अलग अलग तरह का वो लिस्ट मेंटेन करता है. तो उस लिस्ट में आरबीआई के जिन जिन बैंक का नाम होता है, इसलिए उनको हम कहते हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक या सिंपली शेड्यूल्ड बैंक्स. शेड्यूल्ड वर्ड जहाँ भी आता है उसका मतलब होता है लिस्ट. समझ गए? जैसे मैंने बताया था पॉलिटी में आपको कि शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब जब वर्ड यूज़ करते हैं हम, उसका मतलब होता है जब जैसे शेड्यूल्ड कास्ट बोले, यानी ऐसी जातियाँ जिनका नाम एक पर्टिकुलर लिस्ट में है. ठीक है, तो शेड्यूल्ड कास्ट. उसी तरह शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो वर्ड हुआ उसका मतलब हुआ ऐसी जाति, ऐसी जनजाति, आदिवासी जातियाँ जिनका नाम एक लिस्ट में है. और वो लिस्ट जो है वो गवर्नमेंट की एक लिस्ट है जिसमें कि उनको जो है पिछड़ा मान के उनके लिए रिजर्वेशन और कई तरह के फ़ायदे सरकार देती है. तो ये वर्ड है शेड्यूल, ये मतलब है शेड्यूल्ड वर्ड का. ठीक है, शेड्यूल्ड वर्ड बहुत जगह मिलेगा, जैसे दवाइयों में भी आपको मिलेगा, लिखा रहता है कुछ दवाइयों के ऊपर शेड्यूल एच ड्रग्स, यानी वो जो दवाइयाँ हैं वो एक एच नाम का लिस्ट है जिसमें एक उसका नाम नंबर है एच. उस एच वाले लिस्ट में ये दवाई का नाम है. ऐसी दवाइयाँ बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं बेची जा सकती. ठीक है, तो इस तरह से कई जगह आपको ये शेड्यूल वर्ड हर जगह मिलेगा, पॉलिटी में, इकोनॉमी में, ठीक है, ज्योग्राफी में, करंट अफेयर्स में, हर जगह. शेड्यूल का मतलब होता है लिस्ट. ठीक है, तो यहाँ जैसे कहा जा रहा है कि शेड्यूल्ड बैंक्स यानी कि जो बैंक, ऐसे बैंक हैं जो एक खास लिस्ट में हैं आरबीआई के. तो इन दीज मेथड्स द रिजर्व्स that scheduled banks have to maintain
आर वेरीड टू कंट्रोल द क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है, देखिए क्या है कि आरबीआई ये बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है, थोड़ा सा बेसिक इसमें बता देते हैं आपको। जैसे कोई बैंक स्टार्ट करता है कामकाज, तो पहले उसे परमिशन लेना पड़ता है आरबीआई से, गवर्नमेंट से, बैंक स्टार्ट करने के लिए। उसे दिखाना पड़ता है कि देखिए मेरे पास इतना पैसा है, एक मिनिमम कैपिटल फिक्स किया गया है कि इतना पैसा आपके पास होगा, इतना कैपिटल, तभी आप एक बैंक स्टार्ट कर सकते हैं। तो उतना कैपिटल आप दिखाते हैं, तो उसके बाद फिर आपको तो आपका जो कैपिटल है जिससे आप बैंक स्टार्ट कर रहे हैं, उसका एक सर्टेन परसेंटेज, ठीक है, आपको आरबीआई के पास सिक्योरिटी की तरह जमा करना होता है। ठीक है, बैंक आरबीआई जो है, जो बैंक शुरू कामकाज करने वाला होता है, उसका कुछ परसेंटेज पैसा अपने पास सिक्योरिटी के तौर पर रखता है। क्यों रखता है? ताकि ऐसा ना हो कि कहीं ये लोग जनता का पैसा लेके भाग जाएं, या मुसीबत में पड़ जाएं, पैसा चुका नहीं सकें, गड़बड़ हो जाए, घाटे में डूब जाएं, इस तरह से। तो ऐसे समय में उनको बचाने के लिए वो उनका कुछ पैसा अपने पास जमा रखते हैं। कुछ पैसा उनको अपने पास भी कैश रूप में बैंक को अपने ही पास भी जमा रखना होता है। इस तरह का कई सारा मतलब स्पेसिफाइड है, नियम कानून है। तो इस तरह से जो पैसा सुरक्षित रखा जाता है उसको कहते हैं रिजर्व। ठीक है, उन्हीं रिजर्व्स के बारे में यहाँ आपको कहा जा रहा है कि देखिए वेरिएबल रिजर्व रेशियो, इसमें क्या है, इन दीज मेथड्स द रिजर्व्स दैट शेड्यूल्ड बैंक्स हैव टू मेंटेन ठीक है, द रिजर्व्स दैट शेड्यूल्ड बैंक्स हैव टू मेंटेन आर वेरीड। तो ये जो रिजर्व जो उनको रखना पड़ता है, उनको घटाया बढ़ाया जाता है। आर वेरीड टू कंट्रोल द क्रेडिट क्रिएशन, ताकि जो क्रेडिट क्रिएशन मतलब हुआ लोन दिया जाना, तो उसको कंट्रोल किया जाए। इसके लिए ये जो रिजर्व्स होते हैं इनको वेरी किया जाता है। ठीक है, समझ गए यहाँ बात? हाँ, अब ये रिजर्व्स के देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिजर्व्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिजर्व। ये जो रिजर्व्स होते हैं दो तरह के होते हैं। ठीक है, इनको हम लोग यहाँ देखेंगे आगे। देखिए काम कैसे करता है बेसिकली समझिए। मैं आपको पहले एक जनरल एग्जांपल से सिंपली समझा देता हूँ, फिर इसमें हम लोग देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं हूँ आरबीआई और आप हैं एक नए बिजनेसमैन जो एक बैंक स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपका नाम है बैंक का अभिषेक बैंक। तो आपको नियम है कि भाई कोई बैंक स्टार्ट करने के लिए उसके पास 200 करोड़ का कैपिटल होना चाहिए। तो आप कहीं से 200 करोड़ जो है अपना मिनिमम कैपिटल, अपना जो मिनिमम कैपिटल आप लेके आते हैं और हमें कहते हैं कि ऐसा है सर, मुझे एक अभिषेक बैंक स्टार्ट करना है। मैं कहता हूँ 200 करोड़ है आपके पास? बोलते हैं हाँ सर मेरे पास है। तो मैं कहता हूँ ठीक है, 200 करोड़ आपके पास है और 300 करोड़ मैं आपको लोन दे सकता हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि ये जो 200 करोड़ है उसका 50% मेरे पास सिक्योरिटी के रूप में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो 200 करोड़ का 50% यानी 100 करोड़ मेरे पास आपका सुरक्षित रखेगा। बाकी 100 करोड़ आपका, और जो मैंने 300 करोड़ आपको लोन दिया, यानी टोटल आपके पास 400 करोड़ आपको रहेगा, आपको मिल गया बैंक स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो 100 करोड़ टोटल आपका, 200 करोड़ आपका अपना था, 300 करोड़ मैंने दिया लोन, 500 करोड़ था जिसमें कि 100 करोड़ आपको मेरे पास रखना हुआ, 400 करोड़ आपके पास है। अब मैं नियम है बनाता हूँ कि देखिए ये जो 400 करोड़ है उसका भी 25% यानी कि 100 करोड़ आपको अपने पास कैश में हमेशा रखना पड़ेगा।
तो कुल आप लेन देन कितने का कर सकते हैं? 300 करोड़ का ही आप लेन देन कर सकते हैं। 100 करोड़ आपको अपने पास कैश में रखना है और 100 करोड़ हमारे पास जमा है। ठीक है, तो आपको जो है लेन देन के लिए कितना पैसा अवेलेबल हो गया? 300 करोड़। ठीक है, अब मैं कभी क्या कहता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा है, पैसा को कम करना चाहिए, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। तो मैं कहता हूँ कि एक काम करिए, आपको जो 25% कैश रखना था उसकी जगह आप 50% कैश आपको अपने पास रखना पड़ेगा। तो अब जो 300 करोड़ का आपको कितना है, जो आपके पास 400 करोड़ का 100 करोड़ आपने रखा था, अब आपको हो गया 50%, मैंने नियम बना दिया। तो 50% होता है 200 करोड़, यानी 100 करोड़ और आपको अपने पास कैश के रूप में सुरक्षित, 200 करोड़ आपको सुरक्षित रखना पड़ेगा। यानी अब आपके पास लोन वोन देने के लिए कितना पैसा रह गया? टोटल 200 करोड़ ही रह गया। यानी आपको लोन देने का अब ताकत कम हो गया। पहले आप 300 करोड़ लोन के रूप में पब्लिक को दे सकते थे, अब आप 200 करोड़ दे सकते हैं। तो मार्केट में पैसा क्या हो गया? कम हो जाएगा। जब आप लोन देंगे ही नहीं, पब्लिक के पास पैसा आएगा कहाँ से? तो पैसा कम हो गया, महंगाई कम हो जाएगी। अब मान लीजिए मैं देखता हूँ कि नहीं ऐसा है कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, महंगाई तो रुक गई है लेकिन डेवलपमेंट भी नहीं हो रहा है। डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, पैसा उसके लिए ज़रूरी है। तो मैं कहता हूँ कि देखिए ऐसा है, आप जो 50% मेंटेन किए हुए हैं वो 50 की ज़रूरत नहीं, उसको मैं घटा के कर देता हूँ 40%, या फिर से 25% कर देता हूँ। तो 100 करोड़ एडिशनल फिर से आपको, जो 200 करोड़ आप रखे हुए थे उसकी जगह 100 ही करोड़ आपको रखना हुआ। तो 100 करोड़ एक्स्ट्रा आपको फिर से मिल गया लोन देने के लिए। बाज़ार में 100 करोड़ ज़्यादा आप लोन दे देंगे, लोगों के पास फिर से पैसा बढ़ जाएगा, वो अपना कामकाज करने लगेंगे। तो एक तो जो हुआ, जो आपके पास अपना पैसा मेंटेन करना हुआ, उसको घटा बढ़ा सकते हैं। दूसरा, मेरे पास जो आपका जमा था 100 करोड़, उसको भी मैं घटा बढ़ा सकता हूँ। कल को मैं कहता हूँ कि नहीं ऐसा है, मेरे पास आपका जो 100 करोड़ जमा है उससे नहीं होगा, आपको 100 करोड़ और जमा करना होगा मेरे पास। तो आपका जो भी 400 करोड़ था उसमें से 100 करोड़ और घट गया, आपके पास 300 करोड़ ही रह गया। और उसमें भी आपको अपने पास भी मेंटेन करना है 25%, यानी 75 करोड़। तो आपके पास 225 ही करोड़ रह गया लेन देन करने के। तो ये दोनों रिजर्व जो हैं, जो एक तो मेरे पास हैं और जो आपके पास हैं, इन दोनों को घटा बढ़ा के ही, ठीक है, और इस तरह से आपके पास जो अवेलेबल पैसा है लेन देन करने के लिए, क्रेडिट क्रिएशन के लिए, उसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। समझ गया आरबीआई किस तरह से बैंकों को करता है? यही इसी के बारे में अब हम यहाँ समझेंगे। देखिए, तो इसमें हमने पढ़ा यहाँ पर कि देखिए, फिर से मैं शुरू कर देता हूँ। इन दीज मेथड्स द रिजर्व्स दैट शेड्यूल्ड बैंक्स हैव टू मेंटेन आर वेरीड टू कंट्रोल द क्रेडिट क्रिएशन। There are two types of reserves. Number one, cash reserve ratio, CRR। क्या नाम है? कैश रिजर्व रेशियो, यानी जो कैश के रूप में रिजर्व रखना पड़ता है उसका रेशियो। देखिए, शेड्यूल्ड बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप certain percentage of their net time and demand deposits with RBI under RBI Act 1934। देखिए, यहाँ पर एक टर्म आ रहा है नेट टाइम एंड डिमांड डिपॉजिट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मैं थोड़ा सा बता दूं यहाँ आपको। बैंक में जो हम पैसा जमा करते हैं उसको डिपॉजिट कहा जाता है। बैंक में हम जो भी पैसा जमा करते हैं उसको डिपॉजिट कहा जाता है। ये दो तरह के होते हैं, आपको पता है। एक फिक्स डिपॉजिट होता है, ठीक है। दूसरा डिपॉजिट होता है कि हम अपना, जैसे एक तो हुआ कि फिक्स डिपॉजिट कर दी, दूसरा हो गया कि हम ये तरह तरह के अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, करेंट अकाउंट, ये सब खोले जिसमें कि हम पैसा डालते भी हैं और निकालते भी रहते हैं।
जब ज़रूरत हुआ निकाल लिया, जब ज़रूरत जमा वो हुआ डाल दिए उसमें। फिक्स का मतलब हुआ कि उसको हम फिक्स कर दिए, वो फिक्स है उसमें। हाँ हाँ, वो फिक्स्ड हो गया। दूसरे तरह का होता है कि हम जैसे ये सब अकाउंट खोले, सेविंग्स अकाउंट, अकाउंट जो होता है सेविंग्स अकाउंट होता है, करेंट अकाउंट होता है, दो तरह का होता है। तो सेविंग्स अकाउंट में होता है कि ठीक है बहुत ज़्यादा पैसा मतलब बार बार नहीं निकालेंगे, लेकिन हाँ उसमें हम ज़रूरत पड़ने पर पैसा निकाल सकते हैं। करेंट अकाउंट होता है कि जिसमें वो पैसा बिजनेस वालों के लिए होता है कि डेली पड़ता है डेली निकलता है, उसको करेंट अकाउंट कहते हैं। ऐसा अकाउंट, हाँ, कि जो बिजनेस वाला अकाउंट है कि भाई डेली पैसा उसमें पड़ भी, डेली क्या घंटे घंटे हो सकता है पैसा पड़े भी और घंटे घंटे निकले भी, ठीक है। तो ऐसे अकाउंट को करेंट अकाउंट कहते हैं। सेविंग्स अकाउंट होता है कि हाँ कि भाई चलो हफ्ता में, 10 दिन में, 20 दिन में, महीने में एक बार पैसा निकाल लिया और महीने में एक बार डाल दिया, ठीक है, इस तरह का। तो ये सब जो होते हैं इनको हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। देखिए जो भी पैसा आप बैंक में डाल रहे हैं वो डिपॉजिट कहा जाएगा। एक होता है जो फिक्स डिपॉजिट कर दिए, ठीक है, उसको कहते हैं टाइम डिपॉजिट, क्योंकि वो टाइम पर फिक्स्ड है कि आपको 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 6 साल के लिए वो जमा है। और माना जाता है कि 6 साल से पहले जनरली आप नॉर्मली उसको नहीं छेड़ेंगे। दूसरा है डिमांड डिपॉजिट्स, कि आप जमा तो कर रहे हैं लेकिन उसमें समय समय पर आप डिमांड से निकालते भी रहेंगे। तो कहने का मतलब है कि ये सभी जितने भी तरह का पैसा बैंक में जमा है और बैंक के पास जो भी पैसा है उसकी बात यहाँ कही जा रही है, उसी को कहा जा रहा है नेट टाइम एंड डिमांड डिपॉजिट्स, ठीक है। अब समझिए इसको फिर से क्या कह रहा है ये, कि शेड्यूल्ड बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर नेट टाइम एंड डिमांड डिपॉजिट्स यानी टोटल डिपॉजिट्स विथ आरबीआई अंडर आरबीआई एक्ट। इसका मतलब हुआ कि आरबीआई एक्ट जो है उसके अनुसार ये कहा गया है कि जो भी शेड्यूल्ड बैंक्स हैं उनके पास जितना पैसा जमा है उसका एक कुछ खास परसेंटेज जो है उनको आरबीआई के पास जमा करना पड़ेगा, ठीक है, वो रखना पड़ता है, ठीक है। इट कैन बी शोन इन अ फॉर्मूला, उसको देखिए फॉर्मूला के रूप में कैसे दिखाया जा सकता है, उसको कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो इक्वल्स कैश रिजर्व बाय इसको नेट टाइम एंड डिमांड डिपॉजिट्स यानी टोटल डिपॉजिट्स इनटू 100, इसी को कहा जाता है कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। तो जैसे हम अपना वाला एग्जांपल समझ लेते हैं कि मान लीजिए मेरे पास, मैंने बैंक वाला आपको बताया था, आप बैंक स्टार्ट किए थे, आपने 200 करोड़ अपना लेके आए, 300 करोड़ हमसे लिए थे, ठीक है, 500 करोड़ टोटल हो गया। उसमें मैंने कहा कि आपको अपने 200 करोड़ का 50% मेरे पास जमा रखना है, यानी 100 करोड़ मेरे पास हो गया, बचा आपके पास 400 करोड़, ठीक है। 400 करोड़ और प्लस मान लीजिए 200 करोड़ आपको जनता ने जमा किया, पब्लिक ने आपके यहाँ जमा किया 200 करोड़, 600 करोड़ आपके पास है। उस 600 करोड़ का मान लीजिए मैं कहता हूँ कि आपको 20%, यानी 600 करोड़ का 20% हो गया 120 करोड़, 120 करोड़ आपको अपने पास रखना पड़ता है, ठीक है। तो मेरे पास जो आपका पैसा जमा है यानी 100 करोड़ डिवाइडेड बाय टोटल आपके पास जो जमा है, यानी कि आपके पास है टोटल डिपॉजिट कितना है, नेट यहाँ वर्ड यूज़ किया है, नेट में मतलब रिजर्व को हटा के होता है, ठीक है। तो आपके पास 600 करोड़ था लेकिन उसमें 120 करोड़ तो आपको अपने पास कैश के रूप में रखना है, तो बच गया आपको 480 करोड़। तो 100 करोड़ जो मेरे पास जमा है डिवाइडेड बाई 480 करोड़ इंटू 100, इसको कहा जाएगा कैश रिजर्व रेशियो। समझ में आया? हाँ,
तो यही जो रेशियो है, ये रेशियो है सिंपल कैश रिजर्व, यानी कैश रिजर्व डिवाइडेड बाय टोटल डिपॉजिट ऑफ बैंक। उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो परसेंटेज में आ जाता है, नहीं तो ऐसे रेशियो रहेगा। तो इसी को कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। इसको जो है समय समय पर आरबीआई घटाता बढ़ाता है, ठीक है। तो उससे जो है बैंक के पास जो अवेलेबल पैसा है वो घट बढ़ जाता है, समझ गए। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि दिस इज एम्ड टू कंट्रोल, टू हैव कंट्रोल ओवर बैंक्स क्रेडिट। यानी ये किस लिए किया जाता है, इसलिए किया जाता है ताकि बैंकों के पास जो क्रेडिट यानी जो पैसा देने लायक है, क्रेडिट क्रिएशन या क्रेडिट फैसिलिटी होना चाहिए था यहाँ, तो क्रेडिट पर देने लायक जो उसके पास पैसा है उसको कंट्रोल करने के लिए ऐसा किया जाता है। द रेशियो वाज 3 to 15%। ये रेशियो जो है 3 से 15% पहले रखा जाता था या सामान्यतः रखा जाता था। विद इन दिस रेंज द आरबीआई फिक्स्ड द सीआरआर। सीआरआर को आरबीआई इसी के बीच में पहले रखता था, 3% से 15% तक। इफ़ दिस रेशियो इज इंक्रीज्ड द बैंक्स हैव टू डिपॉजिट मोर मनी विथ आरबीआई। आप सीधा सीधा समझ सकते हैं, अगर ये रेशियो बढ़ेगा इसका मतलब कि कैश रिजर्व उसको ज़्यादा रखना पड़ेगा आरबीआई के पास, है ना। तो इफ़ दिस रेशियो इज इंक्रीज्ड द बैंक्स हैव टू डिपॉजिट मोर मनी विथ आरबीआई, सो द रिसोर्स अवेलेबल टू बैंक्स फॉर लेंडिंग विल कम डाउन। तो जब आरबीआई के पास ज़्यादा पैसा रखना पड़ेगा तो उसके पास अपना जो पैसा लोगों को लेन देन करने के लिए होगा वो कम हो जाएगा, है ना। तो यही लिखा है कि सो द रिसोर्स अवेलेबल टू बैंक्स फॉर लेंडिंग विल कम डाउन। इससे क्या होगा, द मनी सप्लाई विल कम डाउन। जब बैंक के पास पैसा कम हो जाएगा तो लोगों को पैसा कम दे पाएगा, जब लोगों को पैसा कम दे पाएगा तो लोगों के पास जेब में पैसा कम हो जाएगा, मनी सप्लाई विल कम डाउन। द रिवर्स इज द केस व्हेन रेशियो इज डिक्रीज्ड। इसका उल्टा होता है जब सीआरआर को घटाया जाता है। सीआरआर को घटाया जाता है यानी आरबीआई के पास पैसा कम रखना है तो बैंक के पास पैसा बढ़ जाएगा, बैंक के पास पैसा बढ़ जाएगा तो वो लोगों को ज़्यादा पैसा देगा, लोगों को ज़्यादा पैसा देगा तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मनी सप्लाई घटाया या बढ़ाया जा सकता है। और मनी सप्लाई पर आपको पता है डिपेंडेंट है क्या, महंगाई, इन्फ्लेशन और डेवलपमेंट, दोनों मनी सप्लाई पर डिपेंडेंट है। समझ सकते हैं इस बात आप। हाँ, नाउ एज पर आरबीआई अमेंडमेंट बिल 2006 में ये आरबीआई के कानून में थोड़ा बदलाव किया गया था, ठीक है। द फ्लोर एंड सीलिंग कंडीशन ऑफ 3 to 15% वॉज रिमूव्ड। तो ये जो पहले था कानून में आरबीआई के कि सीआरआर को 3 से 15% के बीच में रखना है, 3% मिनिमम यानी फ्लोर लेवल हो गया, 15 मैक्सिमम यानी सीलिंग छत हो गया। तो ये जो फ्लोर और सीलिंग कंडीशन को हटा दिया गया कि अब ज़रूरी नहीं है कि 3 से 15 ही तक रखे, वो बढ़ा भी सकता है, 25 भी कर सकता है, 40 भी कर सकता है और 3 से कम भी कर सकता है ज़रूरत पड़ने पर। तो ये अब सीलिंग नहीं रहा 3 से 15 का, ठीक है। लेकिन सीआरआर को कितना भी आरबीआई समय की मांग को देखते हुए घटा बढ़ा सकता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया कैश रिजर्व रेशियो। इसमें ध्यान रखना है कि सीआरआर जो होता है वो उस पैसे का, उस रिजर्व की बात करता है जो आरबीआई के पास जमा होता है। कैश रिजर्व यहाँ जो लिखा जा रहा है या कहा जा रहा है वो आरबीआई के पास जमा होता है। ये ठीक है, क्लियर हो गया। सीआरआर आरबीआई के पास जो पैसा जमा रहता है उसको घटाना बढ़ाया जाता है। अब नेक्स्ट है, इसमें देखिए स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर। एसएलआर, ठीक है। एसएलआर भी सीआरआर की ही तरह होता है। यहाँ फ़र्क होता है कि यहाँ बैंक को अपने पास उतना कैश रखना होता है, ठीक है।
बैंक को अपने पास कैश उतना सुरक्षित बिना छेड़खानी किए हुए उसको सेफली रखना पड़ता है। देखिए, शेड्यूल्ड बैंक्स आर रिक्वायर्ड to keep certain percentage of their net time and demand deposits in their vault itself। उनको अपने वॉल्ट होता है जो उसका तिजोरी होता है, समझ गए? वॉल्ट का मतलब, वॉल्ट कहते हैं जो तिजोरी होता है, सेफ। हाँ, बैंकों में जो होता है उसको वॉल्ट कहा जाता है। हाँ, तो हाँ, उसी को वॉल्ट कहते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि शेड्यूल्ड बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर नेट टाइम एंड डिमांड डिपॉजिट्स इन देयर वॉल्ट इटसेल्फ। अपने ही वॉल्ट में सुरक्षित उनको कुछ पैसा रखा, कुछ परसेंटेज उनके टोटल जो डिपॉजिट है उनके पास, उसका कुछ परसेंटेज उनको अपने पास अपने वॉल्ट में सुरक्षित रखना होता है। इट नीड नॉट बी डिपॉजिटेड विथ RBI। उसको RBI के पास जमा करने की जरूरत नहीं रहे, अपने पास ही सुरक्षित रखना होता है। दिस रिजर्व इज़ अ प्रिकॉशनरी मेजर। ये जो है एक सुरक्षा के लिए उपाय किया जाता है कि आप अपने पास कैश कुछ रखिए। इट प्रिवेंट्स बैंक फ्रॉम लेंडिंग ऑल इट्स डिपॉजिट्स विच इज़ टू रिस्की एंड इट इज़ मैंडेटरी अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इससे क्या होता है कि जब उसको अपने पास कुछ पैसा सुरक्षित रखना होता है तो इससे ऐसी हालत से बचा जा सकता है कि जब वो सारा का सारा पैसा दे दे उधार पर। मान लीजिए, देखिए अब यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए बैंक कैसे काम करता है। मैंने पहले भी आपको बताया था, बैंक का काम क्या होता है, लोगों से डिपॉजिट लेना और उस पैसे को लोगों को वापस लोन की तरह क्रेडिट के रूप में देना। क्रेडिट और डिपॉजिट, यही दो बैंक का काम होता है। डिपॉजिट लोगों से पैसा जमा किया, क्रेडिट लोगों को उधार दिया। तो कुछ अपना पैसा रखता है, बाकी जो मेनली जो लोग पैसा जमा करते हैं उसी पैसे को वो दूसरे लोगों को उधार के रूप, क्रेडिट के रूप में देता है। और यहाँ कहिएगा बैंक का फ़ायदा क्या होता है, तो क्रेडिट पर इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज करता है, डिपॉजिट पर इंटरेस्ट कम देता है। उसके बीच का जो डिफरेंस वो उसका फ़ायदा होता है। जैसे मान लीजिए कि बैंक ने 100 करोड़ लोगों से 100 करोड़ रुपए लोगों से डिपॉजिट की तरह लिया। उस 100 करोड़ पर मान लीजिए उनको वो 6% इंटरेस्ट देगा, डिपॉजिट पर 6% ब्याज देगा। लोग पैसा जमा के तो उस पर भाई ब्याज देगा। अब ये क्या करता है, उस 100 करोड़ को लोगों को लोन पर देता है क्रेडिट के रूप में, जिस पर वो उनको चार्ज करता है 14%, 12%, 20% इंटरेस्ट चार्ज करता है। अब इसका जो डिफरेंस है वो उसका फ़ायदा होगा। मान लीजिए 14% एक एवरेज रेट मान लेते हैं कि इस पर वो सब लोन दे दिया 100 करोड़, तो उसका फ़ायदा क्या हुआ, जो डिफरेंस यानी 6% पर उसने लोगों से लिया था उस पैसे को दिया 14% पर, 8% इसका फ़ायदा हो गया। लेकिन अब मान लीजिए कि लोगों ने जमा किया, आज के डेट में उसके पास जमा है 100 करोड़ रुपया, और मान लीजिए विजय माल्या जैसा कोई आदमी आ गया, बोला ऐसा है मुझे 100 करोड़ उधार दे दीजिए। भाई मेरे जैसा आदमी जाएगा वो लाख, 2 लाख, 5 लाख मांगेगा। लेकिन कहीं अनिल अंबानी जैसा आदमी आ गया, विजय माल्या जैसा आ गया, बोलता है कि सर मुझे ऐसा करे 100 करोड़ की ज़रूरत है, दे दीजिए। बैंक देखता है कि अरे 100 करोड़ तुरंत मांग रहा है, सारा निकल जाएगा, ब्याज मिलेगा, दे दिया उसको 100 करोड़। जितना उसके पास जमा था पैसा सारा का सारा दे दिया। अब कल को मैं जाता हूँ कि भाई जो मेरा पैसा जमा है 5 लाख रुपया, उसमें 2 लाख रुपया हमको निकालना है, दीजिए। तो कहाँ से देगा, क्योंकि जितना उसने लिया था लोगों से सारा का सारा तो दे दिया माल्या जी को। अब लोग पहुँचेंगे कि भाई मेरा पैसा, हमको पैसा निकालना है, दीजिए पैसा मेरा, कहाँ से देगा। अब मेरा क्या हाल होगा कि मेरा पैसा है, मेरा अपना पैसा जो जमा है वो मैं नहीं निकाल सकता हूँ, क्योंकि बैंक ने सारा पैसा माल्या को दे दिया उधार के रूप में। तो मेरा काम रुक जाएगा, लोग पता चलेगा कि
चढ़ बैठेंगे बैंक के ऊपर कि भाई हमारा पैसा है, देते क्यों नहीं हो। तो ऐसी सिचुएशन को रोकने के लिए कि डे टू डे कामकाज में दिक्कत ना हो और पूरा का पूरा पैसा वो किसी को मतलब ज़रूरी नहीं कि एक ही आदमी को, अलग अलग मतलब पूरा पैसा उधार पर नहीं दे दे, इसी को बचाने के लिए ये कहा जाता है कि आपको एक सर्टेन परसेंटेज अपना जो पैसा है उसको सेफली अपने वॉलेट में रखना है। समझ में आ गई बात? हाँ, समझ में आ गई। हाँ 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 हाँ, उसी में रखता है। ठीक है, तो ये समझ गए क्यों कहता है आरबीआई। हाँ, यही यहाँ पर कहा जा रहा है कि दिस रिजर्व इज़ अ प्रिकॉशनरी मेजर, ये एक सुरक्षा का उपाय है। इट प्रिवेंट्स बैंक फ्रॉम लेंडिंग ऑल इट्स डिपॉजिट्स विच इज़ टू रिस्की एंड इट इज़ मैंडेटरी अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। एक तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की है और दूसरा ये ज़रूरी भी है इस कानून के तहत, जो बैंकों के लिए कानून था, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में बना, इस कानून के तहत ये ज़रूरी है। द रेशियो इज़ 25 to 40% ऑफ नेट टाइम एंड डिमांड डिपॉजिट्स। जनरली ये जो रेशियो होता है 25 से 40% जो है ये होता है, यानी टोटल डिपॉजिट जितना है उसका जनरली कम से कम 25% और मैक्सिमम 40% तक आपको अपने पास सुरक्षित अपने वॉलेट में रखना होता है, किसी के भी ज़रूरत को पूरा करने के लिए कस्टमर की। दिस रिजर्व वाज टू बी केप्ट इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड एंड बॉन्ड। ये जो रिज़र्व था, मतलब ये था, इसको वो बैंक जो है वो कैश के रूप में भी, गोल्ड के रूप में भी और बॉन्ड के रूप में, तीनों रूप में मतलब मिला जुला के रख सकता है। कि ऐसा नहीं कि सारा का सारा बिल्कुल कैश ही रखना है, वो कुछ उसका कैश के रूप में रख सकता है, कुछ गोल्ड के रूप में और कुछ बॉन्ड के रूप में रख सकता है। एज इन द केस ऑफ CRR, दिस रिजर्व इज़ वेरी टू कंट्रोल द क्रेडिट। तो जैसे CRR को RBI वेरी करता है क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए, वैसे ही इसको यानी SLR को भी वेरी करता है क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए। नाउ द फ्लोर एंड सीलिंग ऑफ 25-40% इसको भी हटा दिया गया। मैंने बोला ना RBI का सब जो है बदल दिया है बहुत सारा चीज़। तो ये जो पहले था कि 25 से 40% के बीच में रखना है SLR को, वो भी कंडीशन अब हटा दिया जा चुका है। हाँ, तो SLR समझ गए, ठीक है। अब अभी देख लीजिएगा, अभी आप देखिएगा ना करंट, अभी कुछ दिन पहले RBI किया था ना मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू, करंट में था, तो उसमें देख लीजिएगा कि कितना अभी रखा है SLR को, CRR को कितना रखा है। यही तो करंट में आता है कि CRR को इतना परसेंटेज किया, SLR को मैं बता दूंगा देख के। तो ये हो गया SLR, ऊपर हमने देखा CRR, ठीक है। तो ये सब हो गए कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। क्वांटिटेटिव मेथड्स में ये हो गए कन्वेंशनल मेथड्स, जो यानी कि नंबर्स से जुड़ा हुआ, नंबर्स को कंट्रोल करने वाले तरीके हैं। उसमें जो पहले से चले आ रहे तरीके हैं वो ये हो गए, ठीक है। क्या क्या हमने पढ़ा उसमें, 3 तरह का पढ़ा हमने। नंबर 1 वाज बैंक रेट और डिस्काउंट रेट पॉलिसी। नंबर 2 था ओपन मार्केट ऑपरेशन। नंबर 3 था वेरिएबल रिजर्व रेशियो, जिसमें कि 2 तरह का रेशियो है, एक CRR है, एक SLR है। ये सब हो गए कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। अब हम देखेंगे नॉन कन्वेंशनल मेजर्स, जो कि थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है। देखिए, नॉन कन्वेंशनल मेजर्स यानी कि ये नए जो 91 के बाद आए तरीके, 91 से पहले से जो चले आ रहे थे तरीके, अब तक हमने उनको पढ़ा। बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन और वेरिएबल रिजर्व रेशियो। अब ये जो तरीके हैं ये 91 के बाद लाए गए, जब इकोनॉमिक रिफॉर्म आया, LPG आया देश में, उसके बाद इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा बदलाव आया, तो ये नए तरीके लाए गए उसके बाद। देखिए,
द नॉन कन्वेंशनल मेजर्स आर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF, इसको कहते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF। लिक्विडिटी का मतलब होता है कैश, ठीक है। तो कैश एडजस्ट या लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी मिलेगा आपको लिखा हुआ LAF। दूसरा है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इसको कहते हैं MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। एंड मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, MSS। ये 3 जो हैं तरीके आए 91 के बाद। इनको बहुत कम टीचर समझा पाते हैं या जानते हैं, नई चीज़ें हैं। तो ये लेकिन पूछा हुआ है आपको, BPSC में पूछा हुआ है कई बार इधर पिछले 5 पेपर में। तो LAF, MSF और MSS, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। पहला इसमें देखते हैं, फर्स्ट इज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF। क्या होता है? इट इज़ अ शॉर्ट टर्म क्रेडिट कंट्रोल मेज़र। सबसे पहली बात जानने की जो है कि ये जो है ये शॉर्ट टर्म में क्रेडिट को कंट्रोल करने का तरीका है। शॉर्ट टर्म मतलब थोड़े समय के लिए। पहले जो हमने पढ़ा है वो लंबे समय के लिए, मतलब कि 1-2 महीने के लिए वो होता है या 4 महीने के। जैसे कि पहले क्या होता था कि RBI का 4 मीटिंग होता था साल में, रिव्यू 4 बार रिव्यू करता था वो अपने पॉलिसी। जो भी उसका रेट्स वगैरह लागू होता था उसको वो क्वार्टरली रिव्यू करता था, 3-3 महीने पर रिव्यू करता था। और उनमें अगर बदलाव करना रहा, घटाना बढ़ाना रहा तो किया, नहीं तो जैसा वैसा छोड़ दिया। यानी कि वो रेट्स जो वो लागू करता था वो 3 महीने के लिए कम से कम लागू होते थे। समझ गए? ये जो है अभी हम पढ़ने जा रहे हैं ये उतने पीरियड के, ये छोटे पीरियड के लिए होता है, कुछ दिनों के लिए, ठीक है। तो इट इज़ अ शॉर्ट टर्म क्रेडिट कंट्रोल मेजर। कुछ दिनों के लिए शॉर्ट टर्म में जब क्रेडिट को कंट्रोल करना है उसके लिए तरीका यूज़ करते हैं। इट इज़ टू एब्जॉर्ब द एक्सेस लिक्विडिटी मनी सप्लाई, यानी इसको हम यूज़ करते हैं जब बाज़ार में ज़्यादा पैसा, एक्सेस लिक्विडिटी होता है, यानी बहुत ज़्यादा कैश अवेलेबल होता है, तो उस कैश को ये सोख एब्जॉर्ब कर लेता है, ले लेता है बाज़ार से, तो बाज़ार में कैश कम हो जाएगा। इट हैज़ 2 इंस्ट्रूमेंट्स, इसके तहत 2 तरीके हैं, 2 जुगाड़ हैं, जो 2 उपाय हैं। क्या है? नेमली रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। उसको हम कहते हैं रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। समझ गए? LAF के तहत 2 तरीके होते हैं, ठीक है। कैश को सोखने का मार्केट से, ये क्या है? शॉर्ट टर्म होता है, फॉर फ्यू डेज। अभी हमने जो ऊपर पढ़ा वेरिएबल रिजर्व रेशियो बैंक, ये सब क्या है? ये सब जो होता है कम से कम 3 महीना, हो सकता है ज़्यादा भी रहे, लगातार उसको वही छोड़ दे, 6 महीना रहे, साल भर भी रहे, ठीक है। तो वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ये सब है शॉर्ट टर्म के लिए, जिसमें हमने पढ़ा 2 तरीके हैं, एक को कहते हैं रिपो रेट, एक को कहते हैं रिवर्स रिपो रेट। अब इसको समझिए ध्यान से, रिपो रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाता है। इट इज़ द रेट at which commercial banks borrow from RBI by mortgaging their dated government securities and treasury bills। ये क्या होता है? ये वो रेट होता है जिस पर कि कमर्शियल बैंक्स जो भी हैं वो RBI से बोरो करते हैं, उधार लेते हैं। अब बोरो कैसे करेंगे? उधार ऐसे तो दे देगा नहीं फ्री में, RBI बेवकूफ़ थोड़े है, पैसा ऐसे ही दे देगा। तो उनको सिक्योरिटी के रूप में क्या गिरवी रखना पड़ता है? बाय मॉर्टगेजिंग, गिरवी रखना क्या? देयर डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एंड ट्रेजरी बिल्स, यानी उनके पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होता है बैंकों के पास, या ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं, ठीक है, उनको वो गिरवी रखता है। अब यहाँ कहेगा ट्रेजरी बिल क्या है? ट्रेजरी बिल क्या है? तो ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ तो मैंने आपको बताया था, उसी तरह ट्रेजरी बिल होता है, यानी खजाने, जैसे
ट्रेजरी बिल क्या हुआ कि आपको सरकार को, मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है जिसने कोई काम किया सरकार का, मान लीजिए रोड बनाया, ठीक है, तो आपको सरकार से 500 करोड़ रुपया लेना है रोड बनाने के जो खर्च हुआ। तो सरकार आपको ट्रेजरी बिल दे देता है 500 करोड़ का कि लीजिए भाई ये 500 करोड़ का ट्रेजरी बिल आप ले लीजिए, ठीक है। वो आप कहीं भी आरबीआई या बैंक से कैश कर सकते हैं उसको, उसके बदले वो कैश की तरह ही होता है, समझ लीजिए वो भी एक तरह का नोट है। वो अगर एक बिल पर लिख के दे देगा कि 500 करोड़ सरकार का इस पर पैसा है, इसको दिया जाना है, तो वो नोट ही की तरह काम करता है एक तरह से, समझ लीजिए। वो आप कहीं बैंक या आरबीआई के पास जाइएगा तो उसके बदले आपको उतना कैश दे देगा, उसको कहते हैं ट्रेजरी बिल, समझ गए। पेमेंट का बिल होता है कि हाँ इतना पेमेंट आपको देना है, ट्रेजरी है सरकारी खजाने से तो उसको ट्रेजरी नाम, समझ में आ गया। जैसे हम नॉर्मल भाई रेस्टोरेंट में जाते हैं, हमने खाना खाया तो वो हमें बिल देता है ना कि इतना पैसा आपको चुकाना है, ठीक है। तो उसी तरह जो है सरकार को जब हम काम करते हैं तो सरकार हमें ट्रेजरी बिल दे देता है कि इतना पैसा आपको हमको देना है, हम आपको देंगे। चाहे तो आप तो वो कैश खुद नहीं देता है, मान लीजिए अगर कैश भी दे सकता है, नहीं तो चाहे वो कह सकता है कि ट्रेजरी बिल ले लीजिए आप, इसको चाहे तो ट्रेजरी बिल की तरह रखना चाहें तो रख सकते हैं, नहीं तो इसको कैश कराना है तो बैंक में आप चले जाइए, वहाँ कैश हो जाएगा। तो ऐसे बिल्स होते हैं बैंकों के पास जो लोग उनको जमा करते हैं, कैश कराते हैं। तो ऐसे जो भी ट्रेजरी बिल्स होते हैं बैंकों के पास या गवर्नमेंट सिक्योरिटी पेपर्स होते हैं, उनको वो गिरवी रख के आरबीआई से थोड़े समय के लिए वो उधार बोरो करते हैं, ठीक है। देखिए क्या है कि जैसे बैंक है एसबीआई और वो अपना काम कर रहा है, वो देख रहा है, अचानक मैंने बोला विजय माल्या जैसे आदमी आ गए 2-3 कि सर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, हमको उधार दे दीजिए, बहुत बड़ा काम करना है, कितना पैसा चाहिए भाई, तो 200 करोड़ चाहिए। ऐसे 3 लोग हैं तो 600 करोड़ की ज़रूरत पड़ गई। अब एसबीआई देखा कि भाई अभी तो इतना पैसा है नहीं, हम तो पैसा जो दिए हुए हैं, मेरे पास अभी 100 करोड़ है लेकिन 500 करोड़ का कमी हो रहा है। तो वो देखता है कि भाई 500 करोड़ अभी जो है दूसरे बैंक के पास भी नहीं है इतना पैसा अभी, तो मैं आरबीआई से ले लेता हूँ। वो क्या कहता है कि आरबीआई को कहता है कि देखिए भाई हमको 500 करोड़ आप अभी कैश दे दीजिए, बदले में आप रख लीजिए ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी और ट्रेजरी बिल्स रख लीजिए, ठीक है, ये हमको गवर्नमेंट से मिलना था, इसको आप कुछ पैसा डिस्काउंट करके हमको कैश दे दीजिए जो है, ठीक है, बताया था आपको वहाँ डिस्काउंट वाला हिसाब, ठीक है। तो आरबीआई उसको कुछ परसेंटेज कमीशन काट के उसके बदले कैश दे देता है, ठीक है, इसी को कहते हैं। तो जो वो परसेंटेज काटता है ना, जो परसेंटेज पर, इसको कहते हैं रिपो रेट, ठीक है, इसको कहते हैं रिपो रेट। देखिए तो यहाँ है कि रिपो रेट क्या है, इट इज़ द रेट एट विच commercial banks borrow from RBI by mortgaging their dated government securities and treasury bills। ये वो रेट है जिस पर कि ये उधार लेते हैं आरबीआई से अपने सिक्योरिटीज और ट्रेजरी बिल्स को गिरवी रख के। नहीं माने चाहे तो वो जो भी है, दोनों में से जो भी है वो दे सकता है गिरवी के रूप में। नहीं इसके पास जो अवेलेबल रहेगा, आरबीआई मांगे इसके पास है नहीं, तो जो भी हो इनमें से, समझ गए ना, चाहे इसके पास सिक्योरिटी हो चाहे ट्रेजरी बिल हो, उनको वो गिरवी रख के, तो उस गिरवी रखने पर जो वो परसेंटेज चार्ज करता है उसी को रेपो रेट कहते हैं, ठीक है। हाँ तो इफ रेपो रेट इज इंक्रीज्ड, रेपो रेट समझ गए, अब उसका हम समझेंगे कि कैसे वो काम करता है।
इफ रेपो रेट इज इंक्रीज्ड, अगर इसको बढ़ा देता है आरबीआई रेपो रेट को, द बैंक्स हैव टू ऑप्शंस, तो बैंक के पास दो ऑप्शन रह जाते हैं। मान लीजिए कल तक था रेपो रेट 8%, अब उसको कर दिया, मान लीजिए आरबीआई ने 12% कर दिया कि भाई हम ज़्यादा, अगर आपको कैश, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए कि जो अगर आपको मुझसे कैश लेना है सिक्योरिटी के बदले, तो मैं 12% उसमें चार्ज करूँगा, काटूँगा कमीशन। अब बैंक के पास दो ऑप्शन हो जाते हैं, ईदर टू रिड्यूस बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, कहेगा नहीं भाई हम आरबीआई से उधार नहीं लेंगे, महंगा पड़ेगा, बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहा है, तो या तो वो आरबीआई से कम कर दे, और बोरो एट हायर रेट फ्रॉम आरबीआई एंड चार्ज हायर इंटरेस्ट रेट फ्रॉम कस्टमर। नहीं तो दूसरा ये कर सकता है कि अरे भाई अब बढ़ा दिया तो क्या करें, हमें काम धंधा तो करना ही ना है, कस्टमर आया हुआ है मांग रहा है उधार, चलो तो 12% वो ले रहा है, तो भाई जो जो बिजनेसमैन आए थे 200 करोड़ मांग रहे थे 3 लोग, उनको मैं कहूँगा कि देखिए भाई आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लगेगा, आपको इंटरेस्ट रेट लगेगा 15%, क्योंकि 12% तो आरबीआई हम ही से ले रहा है। वो कहेंगे ठीक है भाई जो है हमको तो काम धंधा करना है, 15% ले लो। तो ये क्या किया, जो पहले मान लीजिए इसका इंटरेस्ट रेट था अगर 10 या 12%, उसको बढ़ा दिया, तो आरबीआई को इसने दे दिया हायर रेपो रेट पर, उससे ले लिया उधार, और कस्टमर से भी इसने ज़्यादा इंटरेस्ट रेट उसके हिसाब से वसूल किया। तो ये दो काम वो कर सकता है। रेपो रेट अगर बढ़ता है तो या तो वो कहे कि छोड़ दे, जैसे ज़रूरत नहीं, वो सोचे नहीं नहीं छोड़ो, इतना हाई रेट पर कौन लेता है, उतना हमको उधार देना ज़रूरी अभी नहीं है। या तो वो ये कर सकता है कि छोड़ दे, आरबीआई से उधार नहीं ले, या आरबीआई से हायर रेट पर उधार लेके और कस्टमर्स को भी हायर रेट पर लोन दे। ये दो काम कर सकता है। इफ़ बैंक्स बोरो फ्यूअर अमाउंट्स, द क्रेडिट कैपेसिटी ऑफ बैंक्स विल कम डाउन एंड मनी सप्लाई। अगर बैंक आरबीआई से उधार लेना छोड़ देता है, देखिए रेपो रेट अभी हम बढ़ा हुआ कंसीडर कर रहे हैं, रेपो रेट बढ़ा हुआ है, पहला एक्शन जो था बैंक के पास वो करता है कि नहीं हम बैंक से आरबीआई से उधार नहीं लेंगे भाई, तो इससे क्या होगा, बैंक के पास जो लोन पर देने लायक पैसा कम हो जाएगा, क्रेडिट कैपेसिटी उसका कम हो जाएगा, एंड मनी सप्लाई विल कम डाउन। तो क्या नेचुरली जब क्रेडिट कम हो जाएगा तो मनी सप्लाई भी कम हो जाएगा, लोगों के पास, कंपनियों के पास पैसा भी कम अवेलेबल, ज़रूरत उनको पैसे का है लेकिन पैसा मिल नहीं रहा है, कम हो जाएगा पैसा। दूसरी तरफ इफ बैंक बोरोज एंड चार्जेस हायर इंटरेस्ट रेट, द कस्टमर विल बोरो लेस। दूसरी तरफ मान लीजिए बैंक ऐसा करता है कि नहीं ठीक है भाई महंगा रेट बढ़ा दिया आरबीआई, तो उससे बड़े रेट पर उधार ले लेते हैं, हम भी कस्टमर से बढ़ा के रेट लेंगे, तो वो अब कहता है ले लेता है, अब कस्टमर को कहता है कि भाई ऐसा है आपको 15% इंटरेस्ट लगेगा, पहले जो 10% लग रहा था वो अब लगेगा 15%। तो जो तीनों लोग आए हुए थे 200 करोड़ लेने के लिए, सोचेंगे कि अरे भाई बहुत हमको 5% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पड़ जाएगा, क्या ज़रूरत है अभी 200 करोड़ एक साथ लेने का, अभी हम लोग 50 ही करोड़ लेते हैं या 100 ही करोड़ लेते हैं, पूरा पैसा फिर बाद में लेंगे घटेगा, तो अभी उतना ज़रूरत नहीं। तो लोग भी क्या करेंगे कि बैंकों से कम पैसा उधार लेना शुरू कर देंगे, जितनी इमीडिएट नीड होगी उतना ही लेंगे। तो इस तरह से क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगा तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ गए कि रेपो रेट बढ़ा तो मनी सप्लाई कम हो जाता है। इफ द रेपो रेट इज डिक्रीज्ड द रिवर्स विल बी द केस। अगर रेपो रेट को घटाया जाता है तो इसका सारा चीज़ उल्टा हो जाएगा, रेपो रेट घटेगा तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, यानी कि रेपो रेट और मनी सप्लाई का उल्टा रिलेशन होता है। रेपो रेट बढ़ेगा तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा, रेपो रेट घटेगा तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया ये चीज़? हाँ, अब इसको देखिए, यहाँ इन्होंने एक एग्जाम्पल से भी समझा दिया, एग्जाम्पल भी यहाँ दिया हुआ है। टेक एन एग्जाम्पल,
द रेपो रेट इज 6.5%। जनरली जो है 6.56% ही रहता है रेपो रेट। द रेपो रेट इज 6.5% एंड the banks borrow from RBI at this rate and raise deposits at 4% of interest from customers। ऐसे ये डिटेल में ज़्यादा दे दे, इसको हमें नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, इतना ही आपको समझ में आ गया ना मेरे एग्जांपल से, तो छोड़ दीजिए इसको। ये हम अन्य से थोड़ा सा उसको मतलब बैंकिंग के लिए पूरा टेक्निकल बना दिया है एग्जांपल को, तो उसी में उलझ जाइएगा आप जो है, ठीक है। तो इसको चलिए छोड़ देते हैं। तो ये हो गया रेपो रेट के बारे में। अब आ गया नेक्स्ट हमारा, इसका उल्टा होता है एक रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट यानी रेपो रेट का उल्टा। रेपो रेट क्या था? द रेट एट विच द शेड्यूल्ड बैंक्स बोरो फ्रॉम आरबीआई मॉर्टगेजिंग देयर सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड ट्रेजरी बिल्स। यानी रेपो रेट क्या था? ये वो रेट था जिस पर शॉर्ट टर्म के लिए बैंक आरबीआई से कर्ज लेते हैं। रिवर्स रेपो रेट इसका उल्टा है। ये वो रेट है जिस पर आरबीआई बैंकों से कर्ज लेता है अपने सिक्योरिटी पेपर्स और ट्रेजरी बिल्स को गिरवी रख के। समझ गए? ठीक उसका उल्टा हो जाता है। देखिए, इट इज़ द रेट एट विच RBI borrows from commercial banks by mortgaging its dated government securities and treasury bills। RBI के पास जो सिक्योरिटी और ट्रेजरी बिल है उनको गिरवी रख के ये कमर्शियल बैंक से जब उधार लेता है उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। जिस रेट पर क्लियर हो गया बात? पहले एग्जाम्पल से ही आपको सारा, इसका बस उल्टा है। वहाँ क्या है? बैंक उधार लेते हैं, यहाँ रिवर्स रेपो में आरबीआई उधार लेता है, ठीक है। और आप कहिए कि सर आरबीआई क्यों उधार लेता है? तो आरबीआई कई कारण से उधार लेता है, लेकिन मेनली उसका यही होता है कि मनी सप्लाई को कम या ज़्यादा करना है। मनी सप्लाई को कम करना है तो वो क्या कहता है? बैंकों से उधार ले लेता है। कैसा है? तुम्हारे पास जो कैश है वो हमको दे दो और हमसे ले लो मेरा सिक्योरिटी और ट्रेजरी बिल। तो उल्टा हो जाता है। तो बैंकों के पास पैसा कम हो जाएगा, बैंक अपना पैसा आरबीआई को दे देंगे तो मार्केट में पैसा कम हो जाएगा। समझ गए? बैंक अपना पैसा, अपना कैश जो है अपने पास, वो अगर आरबीआई को दे देंगे तो मार्केट में कैश कम हो जाएगा ना। मार्केट में कैश कम हुआ या मनी सप्लाई कम हो गया। मनी सप्लाई कम हुआ तो महंगाई कम हो जाएगा। तो मनी सप्लाई को कम करने के लिए शॉर्ट टर्म में कई बार आरबीआई बैंकों से उनका कैश ले लेता है, उधार ले लेता है, बदले में सिक्योरिटी और ट्रेजरी बिल्स को गिरवी रखता है। जिस रेट पर वो गिरवी रखता है उसी रेट को कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। इट इज़ द रेट एट विच RBI borrows from commercial banks by mortgaging its dated government securities and treasury bills। तो यहाँ जो है क्या है? If the reverse repo rate is increased, the banks have, मान लीजिए रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया। पहले था मान लीजिए 10%, फिर कर दिया 15%। यानी पहले आरबीआई जिस रेट जो ब्याज देता था उधार पर बैंकों को वो बढ़ा दिया। बोला भाई पहले 10% ब्याज मैं आपको देता था, अब आपको मैं 15% ब्याज दूंगा, मुझे उधार दे दो। तो बैंक क्या कर सकता है? अभी भी दो ऑप्शन है, ईदर टू लेंड टू आरबीआई और लेंड टू कस्टमर्स एट हायर इंटरेस्ट रेट। बैंक क्या कर सकता है कि भाई कस्टमर जो आए हुए थे उनको बोलेगा कि देखिए भाई ऐसा है कि आप लोग मांग तो रहे हैं लेकिन आरबीआई भी कह रहा है कि वो हायर रेपो रेट पर, रिवर्स रेपो रेट पर हमसे लेगा उधार।
तो हम आपको दें कैश की आरबीआई को दे दें। आरबीआई हमको 15% कर दिया है बढ़ा के, और आप लोग जो है 10% दे रहे हैं। समझ रहे हैं? पहले जो है वो 10% पर देता था पब्लिक को लोन, तो पब्लिक आई हुई थी 200 करोड़ मांग रही थी। आरबीआई कहा कि काम करो, हमको दे दो 500 करोड़, तुम 15% हम तुमको रिवर्स रेपो रेट देंगे। तो बैंक कहेगा अब कस्टमर से कि या तो आप 15 से ज़्यादा हमको दीजिए तब हम आपको कैश देंगे, नहीं तो हम आरबीआई को दे देंगे। हम आपको क्यों देंगे 10% पर? तो एक तो वो ये कर सकता है, रिवर्स रेपो रेट अगर बढ़ाया, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा तो वो या तो हायर इंटरेस्ट रेट पर ब्याज दे सकता है लोगों को, ठीक है, या आरबीआई को दे सकता है। ठीक है, पहला तो वो सोचेगा आरबीआई को ही दे दें, बढ़ा दिया है 15% कर दिया है। नहीं तो वो कस्टमर्स को कहेगा कि आप ऐसा है लोन का रेट अगर हायर दे सकते हैं ब्याज तो मैं आपको दूंगा, नहीं तो आरबीआई को। तो ये दो वो ऑप्शन उसके पास है, बैंक के पास। इफ़ बैंक्स लेंड टू आरबीआई, द मनी अवेलेबल विथ द बैंक टू लेंड टू इट्स कस्टमर विल कम डाउन। अगर वो अपना कैश सारा आरबीआई को 500 करोड़ दे देता है तो उसके पास कैश बहुत कम हो जाएगा लोगों को उधार देने के लिए, यानी मनी सप्लाई कम हो गया। ठीक है, तो यहाँ रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाया तो मनी सप्लाई कम हो गया, यानी यहाँ भी उल्टा हो रहा है। द क्रेडिट क्रिएटिंग कैपेसिटी ऑफ बैंक्स विल कम डाउन। बैंकों का उधार लेन देन का कैपेसिटी कम हो जाएगा क्योंकि पैसा तो दे दिया आरबीआई को। इफ़ द बैंक्स रेज इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स टू कस्टमर्स एट हायर रेट, द कस्टमर विल बोरो लेस अमाउंट। दूसरी तरफ अगर वो कस्टमर्स को हायर रेट पर ब्याज देता है तो कस्टमर लोग अपना ब्याज लेना कम कर देंगे कि भाई इतना हाई रेट पर कौन ब्याज लेता है, हमें अभी नहीं चाहिए, बाद में करेंगे। तो वहाँ भी जो है क्रेडिट कम हो जाएगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगा। सो द मनी सप्लाई विल कम डाउन। तो दोनों तरीकों में आपने देखा, जो फर्स्ट दोनों ऑप्शन में, कि अगर रिवर्स रेपो को बढ़ा दिया जा रहा है तो मनी सप्लाई कम ही हो जा रहा है, चाहे वो आरबीआई को पैसा दे या हायर रेट पर कस्टमर को दे, दोनों केस में जो है मनी सप्लाई कम हो जा रहा है क्योंकि लोगों को पैसा कम चाहिए या पैसा कम दे पा रहा है। तो रिवर्स रेपो बढ़ेगा तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा। रिवर्स रेपो घटाएगा अगर तो क्या होगा भाई, रिवर्स रेपो घटा दिया यानी कि बैंक से वो कम रेट पर उधार लेगा, तो बैंक कहेगा कि हम आरबीआई को क्यों देंगे, हम सब पैसा जो है हम पब्लिक को दे देंगे। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पब्लिक को देगा कैश, वहाँ मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। यानी यहाँ भी रिवर्स रेपो के साथ भी उल्टा चक्कर चलता है। रिवर्स रेपो अगर बढ़ेगा तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा, रिवर्स रेपो घटेगा मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। यानी रेपो हो चाहे रिवर्स रेपो, दोनों के साथ मनी सप्लाई का ऑपोजिट रिलेशन, इन्वर्स रिलेशन। रिपो या रिवर्स रेपो दोनों बढ़ेंगे मनी सप्लाई कम हो जाएगा, दोनों घटेंगे मनी सप्लाई कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिवर्स रेपो रेट। जो दो तरीके हैं ये किसके अंदर आते हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट। इतना टर्म खाली बना देता है ना कि लड़के लोग ऐसे ही पगला जाते हैं। अब ये इतना टर्म डाल दिया, इसको नाम दे दिया 91 के बाद से लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अब इसको समझें तो बहुत सिंपल, लिक्विडिटी का मतलब कैश, फंड्स इन कैश, कैश के रूप में। भाई मेरे पास प्रॉपर्टी है, 5-6 बिल्डिंगें हैं जिनका वैल्यू है 50 करोड़ रुपया, तो वो 50 करोड़ है लेकिन बिल्डिंग के रूप में है, कैश नहीं है। उसका मैं क्या करूँगा, मुझे अभी कैश की ज़रूरत है, तो बिल्डिंग तो लिक्विड का मतलब हुआ इन टर्म्स ऑफ कैश, क्योंकि वो लिक्विड की तरह बह सकता है। कैश है आपके पास, जहाँ जाइए धाएँ धाएँ ये काम, इसको पेमेंट दिए, ये खरीदे वो खरीदे, सारा आप कर सकते हैं। बिल्डिंग आपके पास है, जाके आप गाड़ी खरीदने जाइएगा, बोलेगा अरे कैश दीजिए, आप कहेंगे कि मेरे पास बिल्डिंग है, अरे बिल्डिंग है तो मैं क्या करूं, तो आप कहेगा अच्छा बिल्डिंग का पेपर रख लीजिए, अरे वो कहेगा बिल्डिंग का पेपर हमको भी तो कैश का ज़रूरत पड़ता है, हम कैश का तो ठीक है,
तो आपको बिल्डिंग का पेपर ये सब कराने में, लोन फाइनेंस कराने में झमेला हो जाएगा काफ़ी। ठीक है, तो लिक्विडिटी का मतलब होता है कि जो मनी ईजिली फ्लो कर सके। और ऐसा क्या होता है, मतलब कैश होता है सबसे ज़्यादा लिक्विड 100%, कि जहाँ ज़रूरत है फट से एक्सेप्ट होता है। तो उसी लिक्विडिटी का मतलब हुआ कैश। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, यानी कैश को एडजस्ट करना मार्केट में, यानी मनी सप्लाई को। समझ गए? तो इसमें दो होता है, रिवर्स रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, जिनका यूज़ करके लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में यूज़ किया जाता है और मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। ये था LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसमें दो चीज़ें हैं, रेपो और रिवर्स रेपो। नाउ सेकेंड इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है ये? इट इज a loan facility given by RBI to banks which have current and SGL account with RBI। ठीक है, ये जो है एक तरह का लोन का फैसिलिटी है जो RBI के द्वारा दिया जाता है उन बैंकों को जिनका RBI में चाहे तो करंट अकाउंट है या SGL अकाउंट है। ठीक है, हाँ, ये एक लोन का फैसिलिटी है। MSF क्या है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है? ये एक तरह का लोन का सुविधा है जो वैसे बैंकों को RBI देती है जिन बैंकों का RBI में जो है या तो करंट अकाउंट है या SGL टाइप का अकाउंट है। ठीक है, अब SGL में आपको नहीं पढ़ना है, आपको बस इतना समझना है कि ये एक लोन की सुविधा है जो बैंकों को RBI देता है, जिसमें कि या तो उनका करंट अकाउंट हो RBI के साथ या SGL अकाउंट हो। देखिए, इट इज़ ए लोन फॉर ओवरनाइट। ये सिर्फ एक दिन के लिए लोन होता है। ओवरनाइट यानी शाम को दिया जाता है, क्लोजिंग जिस समय हो रहा होता है, और फिर अगले दिन सुबह तक फिर उसको अगले दिन चुका देना होता है। ये 1 डे का लोन होता है, समझ लीजिए। तो MSF में क्या है? एक दिन का ओवरनाइट लोन मिलता है। दिस फैसिलिटी वाज मेड अवेलेबल। कहिए कि सर ये क्या देता है उधार? एक दिन के लिए देके क्या करता है? भाई, बैंकों का काम इस तरह का है कि एक दिन में ही बहुत सारा चीज़ हो जाता है, अगले दिन पैसा आ जाता है कहीं। This facility was made available from May 9, 2011। ये जो फैसिलिटी है MSF का, ये 9 मई 2011 से स्टार्ट हुआ RBI के द्वारा। इट इज़ मोर सिमिलर टू लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी बट देयर आर मेनी डिफरेंसेस। ये भी रेपो या रिवर्स रेपो की तरह है, लेकिन उससे थोड़ा अलग है। द लोन इज गिवन अगेंस्ट द मॉर्टगेज ऑफ eligible securities which are government securities, treasury bills and state development loans. The loan size will be minimum rupees 1 crore and further amount is in multiples of rupees 1 crore। यहाँ पर लोन जो है मिनिमम 1 करोड़ का इसमें दिया जाता है, और अगर उससे ज़्यादा है तो वो 1 करोड़ के मल्टीपल में ही होगा, यानी 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ ऐसे। द इंटरेस्ट रेट फॉर MSF इज रेपो रेट प्लस 1%। इस पर जो ब्याज लिया जाता है वो रेपो रेट से 1% ज़्यादा लिया जाता है। यूजुअली द
रिवर्स रेपो रेट इज रेपो रेट माइनस 1%। रिवर्स रेपो जो होता है वो जनरली रेपो रेट से 1% कम होता है। देयरफॉर द रेपो रेट एक्ट्स एज एन एंकर रेट। तो रेपो रेट एक जो है मतलब एक एंकर यानी एक समझिए कि स्टैंडर्ड का काम करता है। यानी रेपो रेट से 1% ज़्यादा हो गया एमएसएफ रेट, 1% कम हो गया रिवर्स रेपो रेट। ठीक है। द रेपो रेट स्टैंड्स इन मिडिल, द एमएसएफ स्टैंड्स अबव एंड रिवर्स रेपो स्टैंड्स बिलो रेपो रेट। ठीक है। तो बस इसमें ये समझिए इतना ही था। एमएसएफ जो होता है ये ओवरनाइट लोन, एक दिन का लोन होता है। ठीक है। ये करेंट अकाउंट और एसजीएल अकाउंट वाले बैंकों को देता है आरबीआई। इसमें जो है रेपो रेट से 1% ज़्यादा बढ़ा के रेट ये जो है इंटरेस्ट रेट लिया जाता है। और ये जो है मिनिमम 1 करोड़ का होता है, और जो है 1 करोड़ से ज़्यादा होगा तो उस 1 करोड़ के मल्टीपल्स में ही दिया जाता है। तो ये हो गया मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है। मार्जिनल मतलब थोड़ा सा, स्टैंडिंग मतलब होता है यहाँ पर कि लोन। ठीक है। तो इसमें है कि एक दिन के लिए जो है एक कुछ लोन दिया जाता है कि अचानक ज़रूरत पड़ गया तो एक दिन के लिए हमको भाई आज के लिए दे दीजिए, कल आपका चुका देंगे। ठीक है। तो ये 1 डे लोन होता है एमएसएफ। ये स्टार्ट हुआ 2011 से। ठीक है। जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो, ये सब जो होता है वो आपका जनरली वीकली होता है, वीकली या 15 दिन के लिए होता है। एक दिन के लिए आपको चाहिए तो रेपो रेट से 1% ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है। अगर आपको एक वीक के लिए चाहिए तो 1% कम लगेगा, लेकिन एक दिन के लिए चाहिए हमको बस आज के लिए, तो रेपो रेट से 1% बढ़ा के जो है लिया जाता है। एमएसएफ बोलते हैं इसको। अब इसमें थर्ड है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। ठीक है। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, इट इज़ नॉट अ प्योर मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट। ये पूरी तरह से कहिए तो ये पैसा मनी सप्लाई वगैरह को कंट्रोल करने का नहीं है। इट इज़ अ फिस्कल कम मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट। ये सरकार के पैसे के कारोबार और मनी सप्लाई जो आरबीआई करता है उन दोनों का मिला जुला ये तरीका है। इट इज़ ए फैसिलिटी टू कंट्रोल लिक्विडिटी ड्यू टू एक्सेस फॉरेन एक्सचेंज फ्लो इनटू द कंट्री। ये जो है ऐसे हालात में लिक्विडिटी यानी कैश मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का तरीका है जब फॉरेन एक्सचेंज आने की वजह से मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाए देश में। मान लीजिए देश में बहुत से विदेशी इन्वेस्टर्स ने पैसा यहाँ के स्टॉक एक्सचेंज में लगाया तो यहाँ फॉरेन एक्सचेंज काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हो जाएगा देश में, मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया। भाई नेचुरल है, विदेशी लगाते हैं। लो तो इतना विदेशियों को बुलाता क्यों है भारत सरकार? देख रहे हैं बिजनेस समिट और इतना इन्वेस्टर समिट हो रहा है कि पैसा लगाइए, और तो काम कैसे हो रहा है सर? तो हम भी लगा सकते हैं बाहर के, और लगा ही रहे हैं। आप नहीं विश्वास कीजिएगा, भारत के बिजनेसमैन का पैसा ज़्यादातर बाहर के बाज़ारों में लगा हुआ है, भारत में वो नहीं लगाते हैं पैसा। देखिए भारत को पैसे की कमी नहीं है। ये अंबानी, ये जितने लोग हैं, ये चाहे अगर अपना पैसा यहाँ लगाएं तो हमें अपने ही बहुत पैसा हो जाएगा, लेकिन दिक्कत है कि यहाँ नहीं लगाते हैं विदेशी बाज़ार में, क्योंकि वहाँ इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलता है। तो कहेंगे कि हम यहाँ किस लिए कम ब्याज पर लगाएं, हम बाहर नहीं लगाएंगे। बाहर हमको देगा 20%, यहाँ देगा हमको 6%, तो हम यहाँ किस लिए लगाएं? ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे, जैसे सहारा, ऐसे बहुत सब पैसा फंसाए हुआ था विदेश में, तो सहारा या बहुत सारी कंपनियां हैं हमारे यहाँ की जो विदेश में पैसा लगाती हैं। उसी तरह बाहर की जो कंपनियां हैं वो यहाँ पैसा लगाती हैं बहुत सारी। तो ये कहा जा रहा है कि ये ऐसे हालत में मनी सप्लाई कंट्रोल करने का तरीका है जब फॉरेन एक्सचेंज की वजह से जो है हमारे यहाँ
अगर मनी सप्लाई बढ़ जाता है। इन दिस फैसिलिटी द RBI इशूज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ टू एब्जॉर्ब एक्सेस लिक्विडिटी। ऐसे हालत में क्या करता है RBI जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को इशू करता है, ठीक है। द इंटरेस्ट इज पेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द अमाउंट ऑफ इशू एंड डेट ऑफ इशू इज डिसाइडेड बाय RBI इन कंसल्टेशन विथ मिनिस्टर। तो ये क्या करता है RBI कि सरकार से बात करके, ठीक है, सरकार से बात करके, तो इसमें क्या है देखिए, जैसे जो भी आपको पता है कि फॉरेन एक्सचेंज किसके पास रहता है, RBI के पास रहता है। सारा फॉरेन एक्सचेंज RBI के पास रहता है। तो जो बाहर से पैसा लगा वो किसके पास रहेगा, RBI के पास। तो RBI क्या करता है ऐसे हालत में कि मान लीजिए कि यहाँ की कंपनी है, मान लीजिए TCS में बाहर के लोगों ने 200 करोड़ लगाया, आज पैसा 200 करोड़ डॉलर लगा दिया, तो वो TCS कंपनी को उतना पैसा चला जाएगा। TCS कंपनी को गया मतलब कि बाज़ार में गया पैसा। अब RBI देख रही कि भाई इतना पैसा अचानक 200 करोड़ डॉलर आ जाएगा तो बहुत ज़्यादा मनी सप्लाई हो जाएगा, महंगाई बढ़ने लगेगा। वो क्या करता है, सरकार से बात करता है कि देखिए हम इतना ज़्यादा पैसा लोगों के हाथ में नहीं जाने देना चाहिए, महंगाई बढ़ जाएगा, तो हम कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू कर देते हैं। तो वो क्या करेगा कि TCS को वो फॉरेन एक्सचेंज देने की जब मात्र 50 करोड़ का कैश देगा, बाकी 150 करोड़ का उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे देगा कि लो भाई ये सिक्योरिटी रखो, कैश की जब ज़रूरत होगी हमसे ले लेना, लेकिन अभी ये सिक्योरिटी रखो आप, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज की जगह वो उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू कर देगा ताकि कैश कम मार्केट में रहे। इसको कहते हैं मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, MSS। और मेनली ये फॉरेन एक्सचेंज से जुड़ा हुआ है। फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा आ जाता है देश में तो उसकी जगह जो है ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू कर देता है RBI कैश की जगह, ताकि कैश बाज़ार में कम रहे। और ये सरकार से बात करके ये करता है। समझ में आ गया ये? तो बस इतना आपको जानना है कि मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम जो है ये फॉरेन एक्सचेंज से जुड़ा हुआ लिक्विडिटी को मार्केट में कंट्रोल करता है। और ये आपका ये सब आ गया। तो ये 3 हमने देखे नॉन कन्वेंशनल मेजर्स जो कि 91 के बाद से ये आए देश में। क्या क्या देखा हमने नॉन कन्वेंशनल में? LAF, MSF और MSS, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। ये था नॉन कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ क्वांटिटेटिव, ठीक है, क्वांटिटेटिव अप्रोचेज ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। अब तक हमने देखा क्वांटिटेटिव मेथड्स जो थे क्रेडिट कंट्रोल करने के। अब हम देखेंगे क्वालिटेटिव मेथड्स, ठीक है, उसमें अगर कुछ ज़रूरी होगा तो देखते हैं। क्वालिटेटिव मेथड्स जो है तो इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। RBI इसको आजकल बहुत कम यूज़ करता है, ठीक है। आजकल जो है पहले यूज़ करता था, मतलब 70s 80s तक इसको ज़्यादा यूज़ करता था, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या था कि वो नियम कानून बना देता था नए कि देखिए भाई आप इंडस्ट्री को इतना लोन नहीं दे सकते हैं या इतना ही परसेंटेज लोन दे सकते हैं, आपको इतना परसेंटेज एग्रीकल्चर को लोन देना होगा, समझ गए। इस तरह के नियम कानून बना के वो कंट्रोल करता था क्रेडिट को, तो उसको कहते हैं क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। ये आजकल कम ही यूज़ होता है, इसलिए इसको हमें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा RBI का जो है कंप्लीट हो गया। RBI का जो है हमारा ये टॉपिक चैप्टर कंप्लीट हो गया। RBI का क्या क्या जो है फंक्शंस है और किस तरह से RBI जो है कंट्रोल करता है बैंकिंग सिस्टम को और क्रेडिट क्रिएशन को,
ये सब हमने इस चैप्टर में आरबीआई से जुड़ा हुआ देख लिया। हमने देख लिया आरबीआई से जुड़ा हुआ तो क्या क्या है, बैंक रेट है, ठीक है, सीआरआर है, एसएलआर है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है जो कि आता है आपका एलएएफ में, फिर हमने देखा एमएसएफ और एमएसएस, ये सब को हमने ओपन मार्केट ऑपरेशंस ये सब हमने समझ लिया। आरबीआई के बारे में हमारा ये कंप्लीट हो गया डिस्कशन, ठीक है। अब हम लोग कुछ आरबीआई से जुड़ा हुआ क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ हमारा, व्हेन द सप्लाई फॉर मनी इंक्रीजेज, यानी मनी सप्लाई इंक्रीजेज एंड डिमांड फॉर मनी रिड्यूसेस, देयर विल बी, तो हम डिस्कस किए थे आपसे कि मनी सप्लाई ज़्यादा है लेकिन डिमांड कम है मनी का, तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो आपको पता है कि डिक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन था, ये भी किए थे, विच कमिटी हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बूस्ट कैशलेस ट्रांजैक्शन, कैशलेस ट्रांजैक्शन हो ऐसा बढ़ावा देने के लिए कौन सी कमेटी गठित की गई थी, तो बताया था मैंने आपको, नीरज कुमार गुप्ता कमेटी थी, ठीक है। उसके बाद एज पर न्यू मेथडोलॉजी द लेंडिंग रेट इज़ कैलकुलेटेड बाय बैंक्स बेस्ड ऑन, देखिए इसको करने की कोशिश कीजिए, नए जो तरीके से, यानी कि रिसेंट जो तरीका है, द लेंडिंग रेट, जिस रेट पर उधार देता है बैंक, इज़ कैलकुलेटेड बाय बैंक्स बेस्ड ऑन ए एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड्स, बी रेपो रेट, सी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स, डी इन्फ्लेशन रेट, ठीक है। चलिए देखिए, अब ये क्वेश्चन थोड़ा इन डेप्थ में पूछ दिया, अभी हम आपको थोड़ा सा वहाँ पर छुड़वा दिए, लेकिन ये पूछे हुए है, इसका आंसर सी है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स। अब देखिए, अभी कॉस्ट ऑफ फंड आया था पीछे, लेकिन हमने उसको छोड़ दिया, लेकिन ये सीडीपीओ में पूछ दिया है क्वेश्चन 2018 में, यही ना करते हैं हम लोग, सोचते हैं कि भाई चलिए छोड़ देते हैं, ज़्यादा डिटेल में क्यों जाए, लेकिन ये आपको जनरली इसमें नहीं पूछेगा, बीपीएससी में नहीं पूछेगा, सीडीपीओ में पूछ दिया है, सीडीपीओ में पूछ दिया है। क्या करें, इसको समझा दें, बता देते हैं, ठीक है। देखिए, हमने फर्स्ट पैराग्राफ में ये देखा था कि रेपो रेट क्या है, ये वो रेट है जिस पर बैंक जो हैं वो आरबीआई से बोरो करते हैं अपने सिक्योरिटीज़ और बिल्स को मॉर्टगेज रख के। रेपो रेट अगर बढ़ता है तो जो है मनी सप्लाई भी घट जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, और रेपो रेट घटता है तो फिर उल्टा हो जाता है, मनी सप्लाई बढ़ जाता है क्योंकि इंटरेस्ट रेट घट जाता है। देखिए उसमें आगे देखेंगे, टेक एन एग्जाम्पल, वहाँ से समझेंगे। द रेपो रेट इज़ 6.5%। रेपो रेट जो है, यानी जिस रेट पर कमर्शियल बैंक आरबीआई से बोरो करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, द रेपो रेट इज़ 6.5% एंड द बैंक्स and the banks borrow from RBI at this rate, यानी बैंक्स जो है 6.5% पर आरबीआई से उधार लेते हैं, एंड रेज डिपॉजिट्स एट 4% ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम कस्टमर्स। दूसरी तरफ वो क्या करते हैं भाई, कस्टमर से भी तो बैंक पैसा लेते हैं ना, जमा लेते हैं, वो उनसे 4% इंटरेस्ट पर पैसा उनसे डिपॉजिट लेते हैं।
कि हम आपको 4% ब्याज देंगे जो आप जमा रखेंगे पैसा उस पर। सेविंग्स अकाउंट में आपका ये मिलता है इंटरेस्ट, करंट अकाउंट में बहुत कम, नील के बराबर मिलता है, लेकिन सेविंग्स अकाउंट में मान लीजिए कि आपको 4% बैंक इंटरेस्ट देती है। तो जो भी पैसा लोगों का सेविंग्स अकाउंट में जमा है उस पैसे को भी बैंक यूज़ करता है। तो देखिए, एक तरफ बैंक ने 6.5% पर आरबीआई से लोन लिया और पब्लिक से जो पैसा लिया वो किस रेट पर लिया, 4% पर। ये समझ गए इतना? हाँ, नाउ assume that the average of repo rate and deposit rate result in 6% of cost to banks। यानी एक तरफ 6.5% पर उसने आरबीआई से पैसा लिया, 4% से पर लोगों से लिया, दोनों का एवरेज टोटल मिला ले तो मान लीजिए कि उसको 6% रेट पड़ रहा है, चाहे वो आरबीआई का हो चाहे पब्लिक का, मिला के एवरेज में बैंक को 6% इंटरेस्ट पर पैसा। देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई बैंक है, स्टेट बैंक ही मान लीजिए, उसने 100 करोड़ जो है वो लिया आपके जो है, या 200 करोड़ लिया आरबीआई से उधार लिया 6.5% पर, ठीक है, और उसने 4% पर 500 करोड़ लिया, आपके 4% रेट पर 500 करोड़ लिया पब्लिक से, ठीक है। तो ब्याज उसको कितना पड़ गया, 200 करोड़ 6.5% पर, यानी उसका इंटरेस्ट हो गया, मान लीजिए 6.5% है तो 100 करोड़ का हो जाएगा 6.5 करोड़, 200 करोड़ है तो 13 करोड़ उसका इंटरेस्ट हो गया। और इधर जो है 500 करोड़ लिया 4% पर, यानी कि 20 करोड़, तो 20 करोड़ और 13 करोड़ 33 करोड़ उसको टोटल इंटरेस्ट लग गया। कितने पर, 200 और 500 700 करोड़ पर। 700 करोड़ पर उसको टोटल इंटरेस्ट देना पड़ा 33 करोड़। तो उसको आप परसेंटेज डिवाइड करिएगा 33/700, तो वो आ जाएगा 7 लगभग 5% पर। इन कंडीशन में जो अभी हमने कहा कि 200 करोड़ लिया आरबीआई से और 500 करोड़ लिया जनता से, तो उसको एवरेज कॉस्ट यहाँ पर 5% पड़ गया, यानी कि उसको टोटल उसके पास अभी फंड आया कितना, 700 करोड़, जिस पर ब्याज उसको लगा 5%, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ फंड, इसको हम कॉस्ट ऑफ फंड कहते हैं। भाई बैंक ने अपने पास जुटाए 700 करोड़, उसको जुटाने का कुछ खर्च लगा ना, ब्याज लगा उसको, आरबीआई को भी ब्याज दिया 6.5% और पब्लिक को ब्याज दिया 4%, यानी जो 700 करोड़ एसबीआई के पास है उसका कॉस्ट कितना पड़ा उसको, 35 करोड़ 5% इंटरेस्ट पर। अभी हमने कैलकुलेट किया ना, तो 35 करोड़ उसको जो है वो कॉस्ट ऑफ फंड लगा, यानी 700 करोड़ जमा करने का जो खर्च पड़ा उसको, जो ब्याज देना पड़ा, जो 35 करोड़ वो हो गया कॉस्ट ऑफ फंड उसको कहते हैं। यानी पैसा जुटाने का भी, जैसे हम ही हैं, हमको पैसा अभी बिजनेस स्टार्ट करना है, तो पैसा कहाँ से लाएंगे, बैंक से लोन लेंगे, तो बैंक लोन हम पे चार्ज करेगा 12% 14%, वो क्या हो गया मेरा कॉस्ट ऑफ फंड। हम 5 करोड़ अगर लेते हैं तो उसका 10% यानी कि 50 लाख रुपया हमको उसका कॉस्ट पड़ गया उस फंड को लेने का। तो अगर उस पर हम उससे ज़्यादा पैसा नहीं कमाएंगे तो घाटा पड़ जाएगा, ब्याज हमको ज़्यादा देना पड़ जाएगा, कमाई उतना नहीं होगा। यानी 5 करोड़ हम लोन लेते हैं बैंक से, तो उस पर हमको 50 लाख से ज़्यादा फ़ायदा बनाना है। 50 लाख तो हमको ब्याज ही उसका देना है, 50 लाख तो जो हमको ब्याज देना पड़ा उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ फंड। समझ गए कॉस्ट ऑफ फंड क्या होता है? हाँ, तो यहाँ पर यही कह रहा है कि दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ फंड एंड द बैंक लेंड्स टू इट्स कस्टमर्स एट 10%। बैंक क्या करता है, अपने कस्टमर्स को 10% ब्याज पर उधार देता है। इन दिस द बैंक्स अर्न 4%। यहाँ जो है उसका आया था 6% कॉस्ट ऑफ फंड और 10% पर उसने उधार दिया, ठीक है, तो कितना उसको प्रॉफिट हो गया, 4% प्रॉफिट हो गया।
समझ गए? तो इसी को कहते हैं कॉस्ट ऑफ फंड। समझ गए? अब इसमें क्या है, ये जो है एक इसमें वर्ड जो अभी यहाँ तक समझ गए ना, कॉस्ट ऑफ फंड। एक मिनट, इसी में अब क्या है कि हाँ, बैंक पहले क्या करते थे कि डायरेक्टली वो जो बैंक रेट होता था उसके आधार पर अपना इंटरेस्ट रेट फिक्स करते थे। जिस रेट पर जो है वो उनसे बैंक रेट आप पढ़े ना, बैंक रेट आरबीआई उनको पैसा देता है अब शुरू में लॉन्ग टर्म के लिए, उसको बैंक रेट। देखिए बैंक रेट जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ठीक है, कई सालों के लिए होता है। रेपो रेट होता है कुछ महीनों के लिए होता है। और आपका ये जो हुआ आपने पढ़ा एमएसएफ, ठीक है, नहीं सॉरी सीआरआर और एसएलआर जो होता है वो होता है थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए। रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो, कुछ दिनों के लिए होता है। और उसमें आपने एक पढ़ा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ, एक दिन के लिए होता है, 1 डे। तो पहले जो है आरबीआई ज़्यादा वेरी नहीं करता था बैंक रेट वगैरह को, तो बैंक भी उसी हिसाब से अपना इंटरेस्ट रेट चार्ज करते थे। तो पहले जो है बैंक रेट होता था सीधा सीधा, ठीक है, बैंक रेट के अनुसार वो अपना एक फिक्स करते था बैंक, उसको कहते थे प्राइम लेंडिंग रेट। जैसे बैंक रेट आरबीआई से उसको मिला, लॉन्ग टर्म लोन मिला, पैसा मिला 4% पर, तो वो अपना फिक्स कर लेता था कि हाँ 2% बढ़ा के 6% जो है हमारा प्राइम लेंडिंग रेट होगा। यानी जो हम सबसे कम ब्याज पर उधार देंगे वो होगा 6%। और सबसे कम ब्याज पर किसको उधार देता है? जो उसके सबसे बड़े बड़े कस्टमर होते हैं, जो उनके पुराने एक स्पेशल कैटेगरी वाले जो कस्टमर होते हैं, सबसे खास, उनको वो मिनिमम दैट इज़ 6% पर देगा। बाकी जनरल कस्टमर्स को और उनके नीड्स समय के, मतलब किसको कितना समय के लिए चाहिए, उस हिसाब से वो 6% से बढ़ाता हुआ 10%, 12%, 15%, 20% तक चार्ज करता है। तो पहले जो तरीका था इंटरेस्ट रेट फिक्स करने का कि जो बैंक रेट था उसके हिसाब से, जब आरबीआई कभी बैंक रेट बढ़ाता था तो ये भी उसमें अपना इंटरेस्ट रेट या प्राइम लेंडिंग रेट बढ़ा देते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि अब जो है बहुत सारे इकोनॉमी में चेंजेस आए, आरबीआई समय समय पर रेट्स को चेंज करने लग गया, या और भी बहुत सारे नए मतलब चीज़ें आ गई इकोनॉमी में। जैसे अभी आपने पढ़ा है एमएसएफ, मार्जिनल, एक दिन के लिए लोन ले लिया, रेपो रेट चेंज होता है फ्रीक्वेंटली, ये सब। तो उसमें इसने क्या किया कि उसको बैंक कहता है कि जो हमको एक्स्ट्रा मनी जनरेट करने का कॉस्ट पड़ेगा वो हम आप उसी हिसाब से आपको इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, उसी हिसाब से हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, ठीक है। जैसे आज के दिन या जब आप लोन ले रहे हैं उस समय अगर जो है इंटरेस्ट रेट बाज़ार में महंगा हो जाएगा तो आपको भी, हमको अगर महंगा पड़ेगा तो आपको भी उस पर हम बढ़ा देंगे इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो इसको कहा जाता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स, ठीक है। हाँ, मार्जिन देखिए इसमें एक्सप्लेनेशन है, पढ़ लीजिए। यहाँ कहा हुआ है, अच्छा एक मिनट, हाँ, तो यहाँ जो है एक्सप्लेनेशन में है कि द लेंडिंग रेट इज़ कैलकुलेटेड बाय बैंक्स बेस्ड ऑन
द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स। देखिए पहले था ये तरीका रेपो रेट के अनुसार फिक्स करता था, ठीक है। अभी जो है जनरली मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स कहते हैं। दीज फंड्स इंक्रीज इन फिनेंशियल कॉस्ट फॉर ए लेंडिंग इंस्टीट्यूशन एज ए रिजल्ट ऑफ एडिंग $1 ऑफ न्यू फंडिंग इज नोन एज, मतलब कि जो है जैसे आपने उधार लिया है 5 लाख रुपया, या बैंक कहता है कि मेरे पास 50 करोड़ या 500 करोड़ या 100 करोड़ फंड है, उसमें अगर मैं 1 करोड़ या 10 करोड़ और बढ़ाना चाह रहा हूँ लोन लेने के लिए, तो मुझे उस पर कितना कॉस्ट एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, ठीक है। देखिए मार्जिन वर्ड को समझ लीजिए। मार्जिन वर्ड, मार्जिन क्या होता है? बॉर्डर, जो मतलब बाउंड्री के पास है ना, एरिया होता है बाउंड्री, उसको मार्जिन कहते हैं। इकोनॉमिक्स में मार्जिनल वैल्यू अक्सर यूज होता है। इसको एक तरह से समझिए, जैसे मुझे अभी केले खाने का मन हो रहा है, मुझे सपोज करिए केले खाने का मन हो रहा है, भूख लगा हुआ है, बहुत मन हो रहा है कि केला खाएं, तो मैंने एक केला, संयोग से घर में केला है, मैं एक केला खाता हूँ, बहुत ही खुशी की फीलिंग होती है, बहुत आनंद आता है कि हाँ कितना बढ़िया लगा केला खाए। लेकिन फिर मन होता है कि और खाता हूँ, एक से मन नहीं भरा, तो मैं क्या करता हूँ, एक दूसरा केला उठा के खा लेता हूँ, फिर अच्छा लगता है, हाँ मज़ा आया, अभी भी मन नहीं भरा, अभी पेट खाली और खा सकता हूँ, एक केला और खाता हूँ, फिर मैं एक केला और खाता हूँ, उससे भी अच्छा लगा, हाँ चलो, लेकिन अभी भी मन नहीं भरा, इतना बढ़िया केला, एक केला और खाता हूँ, एक केला और खाता हूँ, एक केला और खाते खाते अब मेरा मन भी भर गया और पेट भी भर गया। अब है कि अब जगह नहीं है पेट में भी और मन भी, अब पूरा केला छोड़ दीजिए। तो ये क्या है, कहता है कि पहला केला खाने से जितनी खुशी और संतुष्टि मिली थी, दूसरा केला खाने से उतना संतुष्टि नहीं मिलता है, उससे कम संतुष्टि, क्योंकि मेरा ऑलरेडी मैं एक केला खा चुका था और पेट भी थोड़ा सा भर चुका था, केले का स्वाद भी लिया। फिर दूसरे केले खाने से जितनी संतुष्टि मिली, भूख मिटी, उतना अब तीसरे केले खाने से नहीं मिलेगा, उससे कम हो गया, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 केले खा चुका था, 2 केले का मज़ा भी ले चुका था, पेट भी थोड़ा भर चुका था, और तीसरे केले के बाद चौथा केला खाने में और कम हो गया, क्योंकि मैं 3 केले खा चुका था, उतना एंजॉय नहीं किया जितना पहला, दूसरा, तीसरा को खाने में एंजॉय किया, और चौथा केले खाने के बाद मेरा बहुत ही कम रह गया, अब हम कहे कि नहीं अब छोड़ दो, अब नहीं। तो यानी एक केले खाने के बाद जो दूसरे केले खाने से जो मुझे मिला बेनिफिट, सेटिस्फैक्शन, उसको कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी या मार्जिनल बेनिफिट। यानी एक के बाद जो दूसरे से मिला उसको कहते हैं मार्जिनल, दूसरे के बाद जो तीसरे से मिला उसको कहते हैं मार्जिनल, तीसरे के बाद चौथे से जो मिला उसको कहते हैं मार्जिनल, इसको कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। यानी दूसरे केले को खाने से जो मुझे सेटिस्फैक्शन मिला उसको कहेंगे मार्जिनल सेटिस्फैक्शन या मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड बनाना। तीसरे केले को खाने से जो मुझे खुशी और सुख मिला, जो पेट भरा, उसको कहेंगे मार्जिनल बेनिफिट ऑफ थर्ड बनाना, और चौथे को खाने से जो मिला वो हो जाएगा मार्जिनल बेनिफिट ऑफ फोर्थ बनाना। ये लगातार घटता जाएगा। सबसे देखिए, केले मैंने एक ही खाए, चारों केस में एक ही समान केले खाए, एक ही जो हर तरह से एक थे, एक ही मतलब देवर आइडेंटिकल, लेकिन हर केले को खाने से मुझे एक जैसा अनुभव नहीं पड़ा। सबसे ज़्यादा किससे आनंद आया?
तो पहला खेल, जब पूरा भूखा पेट था और पहला केला खाया तो उससे मुझे अपना टोटल जो भूख था उसका 50-60% मुझे फर्स्ट केले से मिला, या 50%। दूसरे केले को खाया तो उससे मुझे मिला 30%। तीसरे केले को खाया तो उससे मुझे मिला 20%। और चौथे केले को खाया तो उससे मिला हार्डली 5 या 10%। उसके बाद अब 2%, इतना कम हो गया कि अब, तो इसी को कहते हैं मार्जिनल वर्ड। समझ रहे हैं कि हाँ, कि एक के बाद एक, तो मार्जिन पर जो, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ कहा जा रहा है कि जैसे बैंक के पास कुछ पैसा होता है, मान लीजिए बैंक अपने पास इन जनरल रखता है 100 करोड़ रुपया का फंड रखता है लेन देन करने के लिए। अब अगर लोग उससे मांग कर रहे हैं तो उसको पैसा बढ़ाना पड़ेगा कि भाई और ज़्यादा मैं पैसा रखूँगा तब लोग ज़्यादा मांग रहे हैं। तो 100 करोड़ में अब वो और कहीं से पैसा जुगाड़ करेगा, वहाँ उसको ब्याज देना पड़ेगा। तो अलग अलग सोर्स से पैसा लेगा तो अलग अलग रेट का ब्याज उसको देना पड़ेगा। आरबीआई से लेगा तो कुछ कम लगेगा, दूसरे बैंक से लेगा तो ज़्यादा लगेगा, या आरबीआई से लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लेगा तो कम ब्याज लगेगा, शॉर्ट टर्म के लिए कुछ दिनों के लिए लेगा तो रेपो रेट उससे भी ज़्यादा होता है, रेपो रेट पर लेना पड़ेगा। और तुरंत के लिए चाहिए, एक दिन के लिए चाहिए तो रेपो रेट से भी 1% या कुछ बढ़ा के देना होगा। तो इस तरह से अलग अलग सोर्स या अलग अलग टाइप का वो फंड जमा करेगा तो अलग अलग उसको कॉस्ट लगता है। तो वो टोटल कॉस्ट को ऐड कर लेता है। मान लीजिए उसने अलग अलग चैनल से 100 करोड़ ले लिया, बैंक रेट पर लिया, 100 करोड़ रेपो रेट पर लिया, 100 करोड़ लिया आपके MSF पर, उसके बाद दूसरे बैंकों से 100 करोड़, इस तरह से 500 करोड़ उसने टोटल जमा किया, जिसमें कि टोटल उसको जो भी अलग अलग सबका इंटरेस्ट मिला के आया उन सब को डिवाइड कर देता है 500 करोड़ से। तो उसको आ जाएगा कि 1 करोड़ पर उसको कितना खर्च लगा, ब्याज लगा। यानी जो उसके पास ऑलरेडी पैसा था, मान लीजिए 200 करोड़ था, उसमें अब वो जो भी पैसा एक्स्ट्रा लाया, जुगाड़ किया, तो उसमें 1 करोड़ पर या $1 पर कितना % उसको कॉस्ट पड़ा। समझ गए? एक्स्ट्रा पैसा जुगाड़ करने का पर डॉलर क्या उसको कॉस्ट पड़ा, पर यूनिट, मतलब वो चाहे $1 पर कैलकुलेट करे, 1 लाख पर करे, 1000 पर करे, जैसे भी करे, जो कॉस्ट आया उसी को वो कहता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स। हाँ, कितना कॉस्ट पड़ा मार्जिन पर उसको, हाँ, तो उसी के अनुसार वो आपको इंटरेस्ट रेट, भाई हाँ। तो चूंकि आपको देखिए, जैसे उसके पास पैसा जो भी था और आप आ गए उधार लेने के लिए, तो वो तो अपना टोटल खर्च जोड़ेगा ना कि हमको भाई पैसा जमा करने में कितना, उसी हिसाब से ना आपसे तब ना फायदा होगा, नहीं तो पता चलेगा आपसे कम लिया और घाटे में ही उसको ब्याज ही ज़्यादा देना पड़ गया। तो इस तरह से यानी कि जितना एक्स्ट्रा फंड उसको पैदा करने के लिए जो कॉस्ट उसको चुकाना पड़ता है, जो ब्याज देना पड़ता है, इसी को कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड। तो आप समझे थे। अब उस पर उसने ये कैलकुलेट किया कि एक्स्ट्रा 1 करोड़ या 1000 या 1 लाख या $1, मतलब जैसे भी उसने रेशियो कैलकुलेट किया अपना, है ना, वो तो जितना से डिवाइड करिएगा उतना से आ जाएगा। समझ गए? तो उसको कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड। ठीक है, यही यहाँ पर लिखा है, देखिए कि द लेंडिंग रेट इज़ कैलकुलेटेड बाय बैंक्स बेस्ड ऑन मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स। These funds increase in financial cost for a lending institution as a result of adding $1 more of new funding is known as marginal cost of fund. देखिए, it is the incremental cost or differentiated cost. It is the incremental cost, यानी ये जो बढ़ने वाला कॉस्ट है, and is considered important for making decision on capital structure. तो ये जो है मतलब बड़े कैपिटल्स वगैरह पर लोन देने, मतलब ज़्यादा पैसा उधार देने में ये बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ये काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है।
तो अब आपको क्वेश्चन ये पूछेगा कि द लेंडिंग रेट इज़ कैलकुलेटेड बाय बैंक्स बेस्ड ऑन, तो आपको कर देना है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स। ठीक है, एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड नहीं होगा, ये नया तरीका है, समझ गए, लेटेस्ट तरीका है, बैंक जो अपना आज के डेट में अडॉप्ट कर रहे हैं इसको, उसको कहते हैं। पहले ये सब तरीका बाकी जो है ना, रेपो रेट, एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड्स पहले यूज़ होता था, समझ गए। लेकिन जो लेटेस्ट जो तरीका है, क्योंकि बहुत सारा इकोनॉमिक्स में देखिए कितना सारा लोन देने वाली कंपनियां आ गई हैं। पहले क्या है, हम लोग बैंक खोजते फिरते थे कि कौन बैंक लो, क्योंकि गिने चुने बैंक होते थे, स्टेट बैंक, पंजाब बैंक, बाद में बैंक भी बहुत सारे खुल गए। उसके बाद बैंकों से है भाई कौन बैंक लोन देगा। अभी इतना आपको इतना ऐप आ गया है, इतना सारा क्या क्या आ गया है, आपको लोन पर लोन का मैसेज आते रहता है, हमको आते रहता है ये लोन ले लीजिए, उसे एडवर्टीजमेंट देखिए कितना टीवी पर आते रहता है, इससे लोन ले लीजिए, ये ऐप लीजिए, ये मुथूट फिनेंस है, तो ये है, तो मलप्पुरम है, तो क्या है, बहुत सारा सब है, सब लोन ही देने के लिए, पूरा दुनिया लोन ही देने के लिए परेशान है। तो इतना सारा पैसे का कारोबार हो रहा है, तो इसके कारण जो है ये सब नए तरीके हमें इवॉल्व करने पड़े हैं बैंकों को। तो इसलिए आज के डेट में जो लेटेस्ट जो बैंक्स का तरीका है वो है टू कैलकुलेट इंटरेस्ट रेट या लेंडिंग रेट बेस्ड ऑन मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स। और ये मार्जिनल कॉस्ट फंड क्या है कि एक्स्ट्रा फंड जुगाड़ करने पर बैंक को क्या खर्च आएगा, उसके आधार, उसी को कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th 5-year प्लान गिव्स प्रायोरिटी टू, तो ये तो हम लोग कर चुके थे, ऐसे यहाँ हो जाएगा इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट। 8th 5-year प्लान में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर था, आपको बताए थे, एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ये सब पर फोकस था। तो यहाँ एम्प्लॉयमेंट वाला 8th 5-year प्लान एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। हु प्रिपेयर्ड द आउटलाइन ऑफ 2nd 5-year प्लान, ये भी आपको कराए हुए थे, पीसी महालनोबिस कराए, ये बनाए थे सेकंड। नेक्स्ट है, ये भी किया हुआ है, कौन करता है। 7th क्वेश्चन देखिए, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लेशन इंडिसेस एज एंकर फॉर इन्फ्लेशन टारगेटिंग। ठीक है, ये देखिए सीडीपीओ में देख रहा है क्वेश्चन इन डेप्थ में पूछ रहा है, जबकि है ये बीपीएससी लेवल का ही एग्ज़ाम, और जबकि इसका इतना बढ़िया बीपीएससी की तरह भी नहीं है पोस्टिंग, लेकिन क्वेश्चन इसमें इन डेप्थ से इकोनॉमी से पूछ रहा है। इकोनॉमी उसमें पूछता है, इन डेप्थ में पूछता है, आया था उसमें इकोनॉमी पर फोकस रहता है, नोटिफिकेशन में इसके लिखा रहता है। द रिजर्व बैंक ये पूछ रहा है बेसिकली, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा, अब यही सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, लेकिन वर्ड ऐसा यूज़ कर दिया है कि बच्चे कंफ्यूज होकर सोचेंगे अरे क्या पूछ दिया। क्वेश्चन सीधा सीधा ये पूछा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ यूजिंग विच ऑफ फॉलोइंग इन्फ्लेशन एज एंकर, मतलब ये जो जैसे आपने पढ़ा कि आरबीआई का क्या फंक्शन है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, तो वो अब किस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, यानी इन्फ्लेशन के कौन से आंकड़े को मानता है, किस आंकड़े को लेके चलता है महंगाई के। ठीक है, तो महंगाई किसके लिए, महंगाई वो आम जनता के लिए कंट्रोल करता है, ठीक है, महंगाई जो हम लोग जो भी बात करते हैं वो किसके लिए बात करते हैं, आम जनता वाली महंगाई की बात करते हैं। तो आम जनता वाली महंगाई क्या है, सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और सीपीआई में कौन सा, अब यहाँ देखिए बोला है डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस, वो बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं, होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर, उनके लिए है, आम जनता को तो उससे कोई मतलब है ही नहीं। जीडीपी डिफ्लेटर, इससे भी उसको कोई मतलब नहीं है। सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर्स, ये सिर्फ मजदूरों के लिए है जो कि फैक्ट्रियों में काम करते हैं, तो वो भी उससे मतलब नहीं, इसको तो आम जनता यानी सीपीआई कंबाइंड, आपको बता ही थे कि सीपीआई कंबाइंड होता है, जो कि मतलब हर तरह के लोगों के लिए, चाहे वो शहरी हो, अर्बन, रूरल हो, सबको मिला के जो महंगाई का डेटा आता है सीपीआई कंबाइंड, इसी को लेके आरबीआई फॉलो करता है कि भाई क्या है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा सीपीआई कंबाइंड। फिर है देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग
इज नॉट डायरेक्टली इम्पॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा है जो कि डायरेक्टली इम्पॉर्टेंट नहीं है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए? देखिए, क्वांटिटी ऑफ मनी, प्राइस स्टेबिलिटी, सेविंग्स रेट, रिसोर्स यूटिलाइजेशन। अब यहाँ जो है ये थोड़ा सा, ये आंसर इसका मुझे डाउटफुल लग रहा है। पहले भी मैंने आपसे कहा था, प्राइस स्टेबिलिटी तो डायरेक्टली इम्पॉर्टेंट होता है कि भाई कीमतें अगर ठीक रहेगी तो डेवलपमेंट होगा। रिसोर्स यूटिलाइजेशन तो डायरेक्टली है, जितना रिसोर्स यूटिलाइज होगा उतना डेवलपमेंट होगा। क्वांटिटी ऑफ मनी तो होता है, मनी जितना रहेगा, मनी सप्लाई, तो उसी पर डेवलपमेंट होता है। सेविंग्स रेट, लेकिन सेविंग्स रेट भी होता है क्योंकि जितना सेविंग होता है उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो। तो पढ़े हैं आप वो साइकिल में, पावर वाला साइकिल पढ़े थे ना, या विशियस साइकिल जो उस, हाँ उसमें देखे थे कि भाई जितना सेविंग्स होगा उतना इन्वेस्टमेंट होगा। जब ज़्यादा इनकम होगा तो ज़्यादा सेविंग्स होगा तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, कैपिटल फॉर्मेशन होगा, यानी डेवलपमेंट होगा। तो इसमें आंसर कुछ जो है मुझे, या प्राइस स्टेबिलिटी हो सकता है कि भाई प्राइस स्टेबिलिटी नहीं, महंगाई तो होता ही है, डेवलपमेंट होता है। तो इसका आंसर मुझे बी लग रहा है। ठीक है, खैर इस क्वेश्चन चलिए, क्योंकि मनी सप्लाई तो ज़रूरी है। क्वांटिटी ऑफ मनी का मतलब हुआ मनी सप्लाई, इसका आंसर बी होगा, प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी का डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं होता है डेवलपमेंट से। ठीक है, एनीवे, द बेस ईयर फॉर ऑल, हाँ बताए थे। विच ऑफ फॉलोइंग कमर्शियल बैंक्स इन टॉप 100 ग्लोबल बैंक, ये भी SBI जानते हैं। विच इज़ हाईएस्ट बैंक इन बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया? क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, हाईएस्ट बैंक कौन सा है बैंकिंग सिस्टम? रिजर्व बैंक है, इसमें सोचने की क्या बात है। तो बताइए आपको कि जो टॉप में, जो सिस्टम में जो टॉप पर है बैंक वो है RBI, उसके नीचे हैं सब ये सब शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। विच ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स गारंटी टू एक्सपोर्टर्स इन इंडिया? ये भी आपको बताए थे, एक्सपोर्ट लोन गारंटी कॉरपोरेशन है। इसको छोड़िए, इसको भी छोड़िए, ये सब क्वेश्चन कराया हुआ। रुकिए, आगे हम लोग, हाँ यहाँ आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। ऐसे एक बार 16 को देख लीजिए। 16 जो है, इन इंडियन करेंसी द 1 रुपी नोट इज इशूड अंडर सिग्नेचर ऑफ, बताइए 1 रुपी नोट पर किसका सिग्नेचर होता है? फाइनेंस मिनिस्टर का नहीं होता है, फाइनेंस सेक्रेटरी का होता है। ठीक है, मिनिस्टर का कभी साइन नहीं होता है नोटों पर। ठीक है, वो जो IAS अफसर होते हैं, जो ब्यूरो, जो ऑफिसर्स हैं, उनका साइन होता है। ठीक है, तो यहाँ फाइनेंस सेक्रेटरी का होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस। नाउ, हाँ अब तो बंद हो गया। देखिए, इसमें 17th क्वेश्चन है जो कि बता देते हैं आपको पहले का, क्योंकि आजकल ये सब सवाल आज के डेट में रिलेवेंट नहीं है, लेकिन मान लीजिए पूछ दिया है ना, क्योंकि 15 तक तो पूछा ही है। फिनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ, कहता है कि फिनेंशियल सेक्टर यानी फिनेंशियल मार्केट, फिनेंशियल सेक्टर बोले यानी फिनेंशियल मार्केट, यानी कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट जो आपको पढ़ाए थे। तो इसमें रिफॉर्म्स यानी इसमें क्या सुधार इंडिया में की ज़रूरत है, फाइनेंशियल सेक्टर में क्या सुधार की ज़रूरत है इंडिया में? ए, लोअरिंग डाउन ऑफ CRR एंड SLR। CRR अब आप समझ गए क्या है, CRR बता दिया आपको क्या है,
कैश रिजर्व रेशियो, SLR बता दिए जो अपने पास रखना पड़ता है अपने बैंक के वॉल्ट में, CRR है जो RBI के पास रखना पड़ता है। अब ये देखिए CRR और SLR जितना ज़्यादा होगा उतना क्या होगा, बैंकों के पास पैसा कम हो जाएगा। पहले क्या होता था कि RBI डरता था कि कौन बैंक स्टार्ट करेगा तो पता नहीं पब्लिक को क्या करेगा, लूट लेगा, लोगों को पैसा लेके भाग जाएगा, इसलिए वो ज़्यादा पैसा उनका रखवाता था अपने पास, और उनके पास भी कहता था रखने के लिए कि आप ऐसा है अपने पास पैसा रखिए ज़्यादा। तो उससे बैंक क्या होता था, देखते थे अरे यार मेरा इतना पैसा तो उनके पास पड़ा हुआ है और इतना पैसा हमारे पास भी कहा दिया है रखने के लिए, तो हम लेन देन क्या करेंगे, बिजनेस कितने का करेंगे। अब जो है इतना डेवलप हो गया है इकोनॉमी, इतना सारा, तो अब जो है इतना आपको ये वो करने की ज़रूरत नहीं है कि इतना पैसा आप हमारे पास रखिए और इतना पास अपने पास रखिए। तो वो सभी बैंक चाहते हैं कि आप CRR SLR को कम कर दीजिए ताकि हमारा पैसा ऐसे ही खाली फालतू नहीं पड़ा रहे, उस पैसे का हम कुछ यूज़ करें, बड़े मेहनत से पैसा जुटता है। तो ये एक सुधार की मांग हमेशा रही है कि लोअरिंग डाउन ऑफ CRR एंड SLR। बैंक हमेशा से कहते रहे कि आप CRR और SLR को कम कर दीजिए, क्योंकि भाई मेरा पैसा अननेसेसरी बैठा रहता है, वो यूज़ में आएगा तो उस पर हम कुछ कमाएंगे भी। सेकेंड है एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर फर्म्स इन इंश्योरेंस सेक्टर। हमेशा से, अब तो ये अलाउ हो गया, मतलब पहले की बात है कि पहले प्राइवेट को अलाउड नहीं था। पहले जो है आपका इंश्योरेंस का सिर्फ गवर्नमेंट का कंपनी था, एक था LIC और कुछ और थे जैसे ओरिएंटल इंश्योरेंस था या आपका जनरल इंश्योरेंस। अब देख लीजिए इंश्योरेंस में प्राइवेट को भी कर दिया गया, बहुत सारे सब आ गया, ICICI प्रूडेंशियल, डाइची सैंक्यो, टाटा AIG जिसका मेरे पास है, या ICICI, ये सब मतलब बहुत सारे प्राइवेट कंपनियां जो हैं आ गए हैं इंश्योरेंस में, पहले अलाउड नहीं था इंश्योरेंस में। तो ये भी पहले से मांग चली आ रही थी कि भाई इंश्योरेंस में प्राइवेट को अलाउ किया जाए। अब तो फॉरेन को भी अलाउ कर दिया प्राइवेट के, अब तो फॉरेन कंपनीज़ को, जैसे AIG है बाहर की, सबके साथ कोलैबोरेशन है, जितनी भी कंपनियां हैं, बजाज के साथ फ्रांस की अलायंस कंपनी है बजाज अलायंस, ठीक है, उसी तरह ICICI के साथ है बाहर का, टाटा के साथ है बाहर का, डाइची सैंक्यो है, तो अब तो फॉरेन कंपनीज भी आ गई, तो ये भी था सुधार का मांग। थर्ड है डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। हमेशा से बैंक्स और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस सरकार को, RBI को कहते रहे हैं कि देखिए आप इंटरेस्ट रेट पर आप लोग कंट्रोल करना छोड़ दीजिए, आप इसको डीरेगुलेट यानी अपना कंट्रोल हटा लीजिए, अपने इसको मार्केट के हिसाब से चलने दीजिए, जैसा डिमांड होगा वैसा सप्लाई होगा, उसको डिमांड एंड सप्लाई से आप चलने दीजिए, आप उसको कंट्रोल नहीं कीजिए कि हाँ इतना ही तुमको रखना है इंटरेस्ट। भाई लोग आएंगे, लोगों को लेना होगा लेंगे, लोग ज़्यादा मांगेंगे इंटरेस्ट रेट पर वो लेंगे ज़्यादा, उनको नहीं ज़रूरत होगा तो नहीं लेंगे, उनकी मर्जी पर है, आप हमें क्यों फोर्स कर रहे हैं कि इतने % पर ही लोन दो। तो डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट हमेशा से कहा जा रहा था कि आप लोग इसमें मत पड़िए, इंटरेस्ट रेट हमको कैलकुलेट, तो आज यही है जो ये कर दिया ना, अभी आपको पता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स आज उसी पर आ गया। इंटरेस्ट रेट अब बैंक RBI के कहने पर नहीं तय करते हैं, सरकार के कहने पर नहीं तय करते हैं, उन अपना देखते हैं कि हमको कितना कॉस्ट पड़ रहा है, मार्जिनल कॉस्ट कितना पड़ रहा है फंड्स का, उसी हिसाब से वो इंटरेस्ट रेट जो है वो होता है। तो इसमें ऑल ऑफ अबव हो जाएगा यानी D हो जाएगा। इसमें बॉक्स में एक्सप्लेनेशन भी इसको दे दिया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है 18, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। बताइए, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए क्वांटिटेटिव मेथड, कौन इसमें क्वांटिटेटिव मेथड नहीं है क्रेडिट कंट्रोल का। देखिए बैंक रेट पॉलिसी है कि नहीं, अभी पढ़ा है ना, पहला तो क्वांटिटेटिव आपको बैंक ही रेट पढ़ा है ना, कन्वेंशनल मेजर्स में पहला बैंक रेट, दूसरा था ओपन मार्केट ऑपरेशन, उसके बाद CRR आपने पढ़ा, वेरिएबल रिजर्व रेशियो में आ गया था CRR। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स ये मैंने आपको नहीं बताया, अभी छोड़वा दिया था जो क्वालिटेटिव में, कि क्वालिटेटिव जहाँ
मार्जिन रिक्वायरमेंट नियम बना देता है कि इतना आपको मार्जिन में रखना पड़ेगा या इतना आप लोन यहाँ दे सकते हैं, वहाँ दे सकते हैं, नियम कानून से जुड़ा हुआ। ये क्वांटिटेटिव मेथड नहीं है। तो बी जो है आपका इसमें, भाई ऐसे भी आप देखिए जो आपको नाम पढ़ा हुआ है वो आप तो जान ही रहे हैं। बैंक रेट पॉलिसी क्वांटिटेटिव है, ओपन मार्केट क्वांटिटेटिव है, CRR क्वांटिटेटिव है। तो नेचुरल है, बच गया कौन, मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये नहीं है, ये आता है क्वालिटेटिव में। ये देखिए प्रोजेक्ट मैनेजर में पूछा है, देखिए इंडियन करेंसी इज प्रिंटेड ऑन नहीं है बाई, ये सवाल ये लिखवाए थे। कौन प्रिंट करता है, प्रिंट कौन करता है या कहाँ प्रिंट होता है? देखिए रिजर्व बैंक प्रिंट नहीं करता है, वो इशू करता है नोट्स को, छापता थोड़े है बैठ के, वो जो है वो तो उसको जारी करता है उसका कि हाँ भाई ये नोट है, लेकिन छापने का काम कहाँ होता है, छापा खाना प्रेस में होगा। अब मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस, वो फिनेंस मिनिस्ट्री का बैठ के नोट छापते रहता है, प्रिंटिंग प्रेस थोड़े है वो। इन द पार्लियामेंट, भाई सब पता चला मंत्री बैठ के नोट छाप रहे, ऐसा तो है नहीं। नासिक प्रिंटिंग प्रेस, नासिक प्रिंटिंग प्रेस में करेंसी छपता है इनमें से। नोट इशू सिस्टम इन इंडिया इज बेस्ड ऑन, अब देख लीजिए क्वेश्चन आप पढ़ा भी दिए हैं आपको, अभी का जो नोट इशू सिस्टम है वो किस सिस्टम पर आधारित है? आपको बताए थे मिनिमम रिजर्व सिस्टम कहते हैं, याद आ रहा है? एक मिनिमम रिजर्व खाली रखना है आपको, ठीक है, 200 करोड़ का, उसके बाद आप कितना ही नोट छाप सकते हैं। तो उसको आपको बताए थे, देखिएगा जहाँ शुरू किए थे आपको RBI का तब बताए थे, उसको कहते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम। उसमें जो है 100 करोड़ या 110 करोड़ कैश रखना पड़ता है, कुछ गोल्ड में रख लिए, कुछ फॉरेन एक्सचेंज में रखिए, इतना मिनिमम रहता है, तो जितना मन चाहे उतना नोट अब छाप सकता है। देखिए लिखा भी है इसमें एक्सप्लेनेशन में, द मिनिमम रिजर्व सिस्टम इज़ द करेंसी इशू सिस्टम फॉलोड एट, इट वाज अडॉप्टेड इन 1956, 56 से ही चला आ रहा है। द MRS विच रिक्वायर्स RBI टू कीप अ मिनिमम रिजर्व ऑफ ₹200 करोड़, 200 करोड़ टोटल रखना होता है कम से कम, जिसमें कि मिनिमम 115 करोड़ जो है वो गोल्ड के रूप में रहेगा और बाकी कैश या आप गोल्ड बुलियन या फॉरेन करेंसी जैसे भी रखना हो रख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 21, अब देखिए सब क्वेश्चन आ गया इसी से अभी जो हम लोग किए हैं। लोअरिंग द कैश रिजर्व रेशियो विल हैव द फॉलोइंग इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी। कैश रिजर्व यानी CRR कम होने से क्या इम्पैक्ट होगा? आप ऐसा करिए, ये क्वेश्चन को आप खुद पहले एक बार अटेम्प्ट करिए, हम बता देंगे ऐसे तो फिर तो बताते चले जाएंगे। आप इस सब क्वेश्चन को कोशिश करिए, देखिए आपका क्वेश्चन ही आपको इसी टॉपिक से है, ये जो है आपको प्रैक्टिस करने का। इस सब क्वेश्चन आप आंसर नहीं देखिएगा, पहले खुद से समझ के सॉल्व करने का कोशिश कीजिए और देखिए कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कर पा रहे हैं कि नहीं। पहले रिवाइज कर लीजिएगा, अभी पढ़े ही हैं।